अब आपको कुछ डेफिनेशंस दी हुई है, मेरे को बताइए किसी भी एक्ट के अंदर डेफिनेशन किस सेक्शन में दी होती है? सेक्शन 2 में। सेक्शन 1 क्या बताता है? सेक्शन 1 एक्ट का नाम बताता है, उसका टाइटल बताता है, वो कब कमेंस हुई ये बताता है, वो कहां कहां एप्लीकेबल है ये बताता है। सेक्शन 2 में सारी की सारी डेफिनेशंस होती है, मतलब ये एक्ट के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस लग रही है वो सारी की सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर दी है। ठीक है, अब समझो बात को, ये लिखा हुआ नहीं है, ये लॉ के लिए बता रहा हूं आपको, समझ लेना। अगर कोई डेफिनेशन है या किसी भी एक्ट की मैं बात करूं तो वो एक्ट में लगने वाली जितनी डेफिनेशंस है ना वो एक्ट के सेक्शन 2 में दी हुई होती है। ठीक है ना, जितनी भी डेफिनेशंस लग रही है, जैसे सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी होती है। जैसे एग्जांपल, हमको पता है पर्सन, अपन अगर मैं नॉर्मली बात करूं, अपन नॉर्मली बात करें तो अपन पर्सन मतलब क्या सोचते? पर्सन मतलब इंडिविजुअल भी, भाई मैं पर्सन हूं आप पर्सन हो, कंपनी थोड़ी पर्सन है अपने लिए, नॉर्मल बात कर रहा हूं। बट एक्ट में लिखा है पर्सन में कंपनी आती है, तो एक्ट में जो डेफिनेशन दी है वो डेफिनेशन को जैसे एक्ट में दी है वैसे ही यूज करेंगे। अगर डेफिनेशन एक्ट के अंदर दी है तो जो डेफिनेशन एक्ट के अंदर दी है हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा, अगर कोई चीज का डेफिनेशन एक्ट में नहीं दिया है तो फिर हम उसका जनरल मीनिंग लेते हैं। जैसे HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF का डेफिनेशन एक्ट के अंदर नहीं दिया है तो फिर हम क्या करते हैं, HUF की डेफिनेशन के लिए हिंदू एक्ट में जाते हैं, वहां से HUF का डेफिनेशन लेके आते हैं। ठीक है, HUF की डेफिनेशन इसमें नहीं दी है तो हम हिंदू एक्ट से जाके HUF का डेफिनेशन लेके आते हैं। ठीक है, तो जो सारी डेफिनेशन एक्ट में दी है वो डेफिनेशन अपन एक्ट के हिसाब से लेंगे, जो डेफिनेशन एक्ट से नहीं दी है हम उसको कहीं से लेके आएंगे या फिर उसका जनरल मीनिंग लगा लेंगे। ठीक है, ये हमेशा हर लॉ के लिए ये पॉइंट एप्लीकेबल होता है। पहली डेफिनेशन जो हमको पढ़नी है वो है सर इंडिया की डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन जो हमको पढ़नी है वो है इंडिया की डेफिनेशन, और यहां पे लिख दो टू बी स्टडीड इन IDT, इनडायरेक्ट टैक्स में पढ़ेंगे अपन। GST के अंदर IDT का बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, उसको अपन इनडायरेक्ट टैक्सेस में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जिस इंसान के दिमाग के अंदर ये घुस नहीं रहा है कि उसको स्क्रीन पे नहीं लिखना है, उसको बोलना अपने दिमाग में घुसा ले बेटा, इसके बाद ऐसा किसी ने किया तो मैं आपसे राइट्स ले लूंगा कुछ लिखने के। ठीक है ना। दूसरा डेफिनेशन आता है सर असेसी का, दूसरा डेफिनेशन आता है सर असेसी का, ये इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन अभी आपको समझना है और बाद में भूल जाना है। ये डेफिनेशन अभी आपको समझना है और बाद में भूल जाना है। असेसी मतलब क्या होता है? तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं जनरल टर्म्स में, तो पहला पॉइंट है, अगर किसी इंसान को टैक्स भरना है, अगर किसी इंसान को टैक्स पेबल है, उसको टैक्स भरना है तो वो असेसी, अगर टैक्स पेबल है तो वो असेसी है। या दूसरा और लिखा है, एक्शन लिया होगा, अगर आपको टैक्स पेबल है तो आप असेसी हो, या फिर गवर्नमेंट ने या डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके अगेंस्ट एक्शन लिया है ये एक्ट के अंडर टैक्स भरने के लिए, तो मतलब एक्शन को बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग इनिशिएटेड, जिस पे गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। तो ये दो लोग होते हैं असेसी। एक पहला क्या, जिसको टैक्स पेबल है, आप भरा नहीं भरा वो अलग बात है, अगर टैक्स पेबल है तो आप असेसी हो। दूसरा, टैक्स पेबल नहीं भी होगा बट आप पे एक्शन ले लिया है तो भी आप असेसी हो गए। क्या बोल रहा हूं, मेरे साथ बोलेंगे। पहला पॉइंट, अगर टैक्स पेबल है तो आप असेसी हो। दूसरा, अगर प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गया है तो भी आप असेसी हो। ठीक है ना। अब देखो, टैक्स पेबल है, मैं हूं, मेरे को टैक्स भरना है डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को मेरे को टैक्स देने का है, बट मैंने अभी तक टैक्स भरा नहीं और ना ही मेरे अगेंस्ट एक्शन चालू हुआ, तो फर्क नहीं पड़ता, बोले असेसी हूं मैं। क्यों? क्योंकि मेरे को टैक्स भरना है ना। हाउ, टैक्स भरना है, मैं असेसी हूं, बात खत्म। दूसरा,
मेरे अगेंस्ट प्रोसीडिंग चालू हो गई, डिपार्टमेंट ने मेरे को इंक्वायरी नोटिस इश्यू कर दिया। अब वो नोटिस इंक्वायरी हुई, उसमें टैक्स पेबल आया नहीं आया उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रोसीडिंग चालू हो गई ना, तो मैं असेसी हूं। दो बात, पहला अगर आपको टैक्स पेबल है तो आप असेसी हो, दूसरा आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चालू हो गई है तो भी आप असेसी हो। क्लियर है? अब टैक्स पेबल के साथ एक और चीज आती है, कभी कभी आपको टैक्स नहीं भरना होता, कभी कभी आपको टैक्स नहीं भरना होता है बट आपको इंटरेस्ट भरना होता है, पेनाल्टी भरनी होती है, या फिर फाइन, या कोई भी एनी अदर सम ऑफ मनी, इसको बोलते हैं एनी अदर सम ऑफ मनी। आपको टैक्स पेबल हो सकता है, आपको इंटरेस्ट पेबल हो सकता है, आपको पेनाल्टी फाइन कुछ भी पेबल हो, ये एक्ट के अंदर एक भी रुपया आपको देना है तो आप असेसी हो। क्या मैं क्लियर हूं? बस अभी पढ़ते हैं, ये लिखे हुआ है यहां पे देखो, एनी पर्सन बाय हुम एनी टैक्स, कोई भी अमाउंट का टैक्स भरना, एनी टैक्स, 1 रुपए का भी टैक्स भरना है आप असेसी हो। और एनी अदर सम ऑफ मनी, एनी अदर सम ऑफ मनी के पास आप नीचे लिख लेना इंटरेस्ट स्लैश पेनल्टी स्लैश फाइन स्लैश फी एक्सेट्रा, कोई भी पैसा ये एक्ट के अंदर इज पेबल अंडर दिस एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में आपको कोई पैसा भरना है तो आप असेसी हो। एंड इट इंक्लूड्स मतलब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। दो टाइप की डेफिनेशंस होती है, एक वो डेफिनेशन होती है जो शुरुआत होती है इंक्लूड से, मतलब ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है, इसमें स्कोप ऑफ अजम्पशन बाकी है। अब ये 1 2 3 4 चीजें आपको दी हुई है, इंक्लूड्स में 1 2 3 4 चीजें दी, ये चीजें इंक्लूड होती है, बट ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है, सब कुछ कवर्ड नहीं है। इस टाइप का कोई भी आदमी जिसको टैक्स पेबल है तो वो असेसी है। पूरा नहीं बताया हुआ है, मीनिंग नहीं बताया हुआ है, बोले भाई जिसको भी टैक्स पेबल है वो असेसी है, जिसके अगेंस्ट भी एक्शन चालू हुई है वो असेसी है, खत्म बात। इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब यहां पे स्कोप ऑफ अजम्पशन है, ये डेफिनेशन पूरी कंप्लीट नहीं है अपने आप में कि भैया जितनी चीजें यहां पे बोली है उतनी ही असेसी के डेफिनेशन में आएंगी। एक डेफिनेशन होती है जो इंक्लूड से शुरू होती है, ये डेफिनेशन में स्कोप ऑफ अजम्पशन बाकी रहता, मतलब हम इस जैसे और लोगों को ला सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन होती है दूसरे टाइप की जो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है, वो शुरुआत होती है इट मीन्स से शुरू हो रही है, मतलब क्या है, जितनी चीजें वहां पे बताई गई है उतनी ही चीजें वो डेफिनेशन के मीनिंग में आती है, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता, मतलब देयर इज नो स्कोप ऑफ अजम्पशंस। ये चीज दिमाग में रख लेना, कहीं ना कहीं लॉ में आपको काम आएंगी। ठीक है, तो क्या बोलता है, इट इंक्लूड्स व्हाट इट इंक्लूड्स। पहली बात, टैक्स पेबल, एवरी पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट, वो असेसी है, चाहे एक्शन शुरू हुआ है एक्शन नहीं शुरू हुआ है, लिखा है वहां पे, वेदर और नॉट एनी प्रोसीडिंग हैज बीन स्टार्टेड अगेंस्ट हिम, चाहे प्रोसीडिंग शुरू हुई हो प्रोसीडिंग शुरू नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको टैक्स पेबल है ना, बोले आओ तो आप असेसी हो, आप असेसी हो। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। दूसरा, आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है। देखो अभी तो क्या है, अभी आपको पूरा का पूरा इतना पढ़ना है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला भी और राइट हैंड साइड वाला भी, बट एक बार पढ़ना समझने के बाद में आपको सिर्फ ये 1 2 3 और 4 चीजें याद में रखनी, मतलब जब आप रिवाइज करोगे तो ये 4 चीजें याद रखनी है। टैक्स पेबल है, प्रोसीडिंग स्टार्टेड है, डीम्ड असेसी, असेसी इन डिफॉल्ट है, तो आप असेसी हो, खत्म बात। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग हैज बीन टेकन अंडर दिस एक्ट वेदर और नॉट एनी टैक्स पेनल्टी इज पेबल बाय हिम अंडर दिस एक्ट, मतलब क्या है, आप पे एक्शन ले लिया, आप पे प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, आपके अगेंस्ट डिपार्टमेंट ने प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया, प्रोसीडिंग मतलब एक्शन ले लिया, तो आप असेसी हो गए, चाहे वो एक्शन में आपको टैक्स पे करना पड़ा नहीं करना पड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप असेसी हो। अब ये जो प्रोसीडिंग्स है वो किस किस चीज के लिए ले सकते हैं, प्रोसीडिंग्स मे बी टेकन फॉर असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और लॉस सस्टेन बाय हिम, आपकी जो इनकम है, जो आपको लॉस हुआ है, वो लॉस के असेसमेंट के लिए, असेसमेंट करना मतलब डिटरमाइन करना, इनकम कितनी है ये देखना, लॉस कितना है ये देखना, असेसमेंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन अपन बाद में पढ़ने वाले, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनकम और अमाउंट ऑफ लॉस।
असेसमेंट होता है। असेसमेंट उसकी खुद की इनकम या उसकी लॉस का या फिर इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी और इंसान की इनकम जिसके लिए वो असेसेबल है, किसी और इंसान की इनकम जिसके लिए मैं असेसेबल हूं। देखो कभी कभी क्या होता है, अब मेरे एक अंकल थे, अंकल चले गए भगवान के पास, अंकल ने पूरी प्रॉपर्टी मेरे को दे दिया और बोले मेरी सारी जिम्मेदारियां प्रणव चांडक निभाएगा। अंकल तो भगवान को प्यारे हो गए, मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन था अंकल से। तो अब क्या हुआ, जो अंकल है उनकी इनकम या लॉस को असेस करने के लिए एक्शन लिया गया, बट ये एक्शन अंकल पे तो ले नहीं सकते क्योंकि अंकल कहां चले गए, ऊपर। अब ऊपर जाएगा क्या डिपार्टमेंट, नहीं। तो बोले अरे ये इनका कौन है, करता धरता कौन है, मैं। लोगों ने बोला प्रणव चांडक, वो आए मेरे पास, बोले तुमको वो अंकल के इनकम के लिए असेसेबल हो तुम। मैंने बोला हाउ, तो बोले ठीक है। अब ये जो एक्शन शुरू हुई है ना, ये मेरे पे शुरू हुई, बट ये मेरी इनकम के असेसमेंट के लिए नहीं है, मेरे अंकल के लिए। बट सिंस मैं वो अंकल का रिप्रेजेंटेटिव असेसी हूं, तो एक्शन मेरे पे चालू होगा और मैं असेसी कहलाऊंगा, क्योंकि अंकल तो चले गए, अंकल को तो असेसी बोल नहीं सकते। क्या हम अंकल को ऊपर से बुलाएंगे, बोले एक काम करो, आओ नीचे आओ, पहले इनकम टैक्स भरो बाद में मरो? अरे बोल सकते क्या ऐसा? नहीं। अरे ऊपर से ऊपर जो गया उसको नीचे बुलाओगे क्या यार, बुलाएंगे क्या? नहीं। रिफंड ड्यू टू हिम और टू सच अदर पर्सन, मेरे को रिफंड मिलने वाला है, तो बहुत से बार रिफंड का कैलकुलेशन करने के लिए असेसमेंट होता है। या किसी और अंकल को भी रिफंड मिलने वाला था, बट रिफंड लेने के पहले अंकल चले गए ऊपर। मैंने अंकल को बहुत बार समझाया, अरे रुको अंकल रिफंड लेके जाओ ऊपर, पर अंकल बोले नहीं नहीं मेरे को जाना है। आंटी थे ना ऊपर, आंटी पहले चले गए थे, बाद में अंकल गए थे, तो अंकल को घाई थी, अंकल चले गए ऊपर। अब रिफंड मेरे को मिलने वाला है, बट ड्यू किनका है, अंकल का। तो मेरे प्रोसीडिंग मेरे पास चालू हुई। अब प्रोसीडिंग जब मैं बोलता ना, या एक्शन लिया जब मैं बोलता ना, बच्चों को लगता है एक्शन मतलब उसको सजा छोड़ने वाली है। अरे नहीं नहीं, हमेशा एक्शन सजा लेने के लिए नहीं होता या सजा देने के लिए नहीं होता। कभी कभी एक्शन चीजें बराबर से डिटरमाइन करने के लिए भी ली जाती है। जैसे रिफंड मिलने वाला है, बट अब रिफंड कितना मिलना है, इसके लिए हमको पूरी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए भी कभी कभी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, रिफंड प्रोसीडिंग। तो वो भी, उसको भी असेसमेंट बोलते हैं, और उसको भी सॉरी असेसी बोलते हैं, जिसके अगेंस्ट रिफंड प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है। पहली बात, अगर आपको कोई टैक्स पेबल है तो आप असेसी हो। दूसरा, आपके अगेंस्ट कोई एक्शन चालू हुआ है, आप असेसी हो, ठीक है। तीसरी बात, डीम्ड असेसी। अरे बाप रे, डीम्ड असेसी, डीम्ड मतलब माना। ओए ओए भाई म्यूट कर दो। हाँ, तीसरी बात क्या बोल रहा हूं भाई मैं, तीसरी बात, ये डीम्ड असेसी, ये डीम्ड असेसी। डीम्ड असेसी मतलब क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं असेसेबल होता हूं किसी और इंसान की इनकम के लिए, तो मेरे को माना जाएगा मैं असेसी हूं। जैसे वो अंकल चले गए ऊपर, अब असेसमेंट किस पे होने वाला है, अंकल पे तो हो नहीं सकता क्योंकि अंकल तो ऊपर चले गए, तो मैं मेरे पे असेसमेंट होगा, तो मैं हो गया डीम्ड असेसी। और चौथा, असेसी इन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब जिसने कुछ लफड़ा किया है। अरे हाँ कि नहीं, डिफॉल्ट फॉल्ट, डिफॉल्ट, हाँ हाँ, जिसने कोई लफड़ा किया। अब लफड़ा काहे में कर सकते हैं, असेसी इन डिफॉल्ट काय को बोलते हैं। तो ये असेसी इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन आपको याद रखने की है, क्योंकि ये बहुत बार आगे भी आएगा। एनी पर्सन हु डज नॉट डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। देखो क्या होता है, सेक्शन 192 से लेके 195 तक अपन आगे पढ़ने वाले हैं। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बहुत सारे लोगों को ऐसी ये कंडीशन एप्लीकेबल है कि भैया आप जब किसी को पैसे दे रहे हो ना, तो आप टैक्स काट के दो, आप टैक्स काट के पैसे दो उसको। तो बहुत सारे लोगों पे डिपार्टमेंट ऑब्लिगेशन डालता है कि भैया उनको टैक्स काटना है लोगों का, ठीक है ना, टैक्स काटना है। अब आपने टैक्स नहीं काटा तो आप असेसी इन डिफॉल्ट हो। ये सर टैक्स काटना क्या रहता, आपको समझ में आया होगा, समझता होगा, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। नहीं सुना है तो इस पे पूरा का पूरा एक चैप्टर है, टैक्स कैसे कटता, आप लोगों का कैसे काटते क्या टैक्स, वो अपन पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। देखो काटना कटाना बहुत सिखाऊंगा टैक्स, ठीक है। बस अभी सुन लो,
आपको काटना था टैक्स बट आपने नहीं काटा, क्या टैक्स, तो आप कौन हो? अरे बोल, Assessee in default. आप हो गए असेसी। पहला आपको काटना था, आपने नहीं काटा। दूसरा आपने काट लिया बट आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया टैक्स, तो आप डिफॉल्ट हो। देखो पहली बात क्या बोलता है, एनी पर्सन हु डज नॉट डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, आपने काटा नहीं तो आप असेसी इन डिफॉल्ट हो। और दूसरा बोलता है आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स फेल्स टू पे द टैक्स डिडक्टेड टू द गवर्नमेंट। दूसरा आपने काटा तो सही बट गवर्नमेंट को नहीं पे किया। अरे काट के अपने पास नहीं रखना है, गवर्नमेंट को देना पड़ता टैक्स। टैक्स काटा नहीं तो आप असेसी इन डिफॉल्ट हो। दूसरा आपने काटा बट आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया तो आप असेसी इन डिफॉल्ट हो। तीसरा आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो भी आप असेसी इन डिफॉल्ट हो। अरे ठीक है, यस सर। असेसी इन डिफॉल्ट कब होते हो? पहले टीडीएस नहीं किया, दूसरा टीडीएस किया बट डिडंट पे टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को नहीं पे किया, या तीसरा एडवांस टैक्स पे नहीं किया। तो ये तीन केसेस में आप असेसी इन डिफॉल्ट हो। ये तीन केसेस में आप कौन हो बेटा? असेसी इन डिफॉल्ट। अब ये असेसी इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन है ना, मजा कब आती है? जब आती है एडवांस टैक्स के अंदर, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के अंदर आप असेसी इन डिफॉल्ट रहते हैं। सेक्शन 201 पढ़ने वाले अपन, उसके अंदर असेसी इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन काम आएंगी, लिखना पड़ेगा आपको वैसे के वैसे, इसलिए अभी याद करवाया। असेसी इन डिफॉल्ट कौन होता है? पहला वो आदमी जिसने मारता पकड़ के टीडीएस कट नहीं किया, नहीं होता है, टैक्स डिडक्ट नहीं किया, टैक्स कट नहीं किया, या टीडीएस की इंप्लीकेशंस नहीं फॉलो किया, ऐसा होता है। टीडीएस मतलब ऑलरेडी उसमें काटना आ गया बेटा। तो पहला जिसने टैक्स नहीं काटा, दूसरा जिसने टैक्स काटा बट गवर्नमेंट को नहीं भरा, और तीसरा आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो आप असेसी इन डिफॉल्ट हो। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने टैक्स नहीं काटा क्योंकि मेरे को टैक्स काटने की ऑब्लिगेशन ही नहीं था, तो क्या मैं असेसी इन डिफॉल्ट हूं? नहीं नहीं नहीं। जिसने टैक्स काटना चाहिए था बट उसने टैक्स नहीं काटा वो असेसी इन डिफॉल्ट। दूसरा टैक्स काटना चाहिए था, आपने टैक्स काटा बट गवर्नमेंट को पे नहीं किया ड्यू डेट के पहले, तो आप असेसी इन डिफॉल्ट हो। और तीसरा आपको एडवांस टैक्स पे करने की प्रोविजंस एप्लीकेबल थी बट आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो आप असेसी इन डिफॉल्ट हो। क्या मैं क्लियर हूं? ठीक है, तो चलो मेरे को बताओ असेसी मतलब क्या होता है? सर हर वो आदमी जिसको टैक्स पेबल है, टैक्स या कोई और सम, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, फाइन पेबल है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर तो आप असेसी हो। दूसरा आप पे एक्शन चालू हो गई तो आप असेसी हो। तीसरा आप डीम्ड असेसी हो, मतलब किसी और के रिप्रेजेंटेटिव असेसी हो। चौथा आप असेसी इन डिफॉल्ट, तो आप असेसी रहेंगे। क्वेश्चन, ठीक है, बताइए इनकम ऑफ चिराग, एज 35 ईयर्स, कितना इनकम है? चलो ये पढ़ने के पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर बस एक बात सुन लो, ऊपर ऊपर से सुनना, डिटेल में नहीं बता रहा हूं। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मतलब इसको लिखा जाता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जो कि कितने की है? दैट इज ₹2.5 लाख, 2.5 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम भरना पड़ता। टैक्स भरना नहीं भरना ये अलग बात है। और ये भी अभी मैं आपको जो बता रहा ना, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर है, इसमें भी बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अपन रिटर्न ऑफ इनकम में पढ़ने वाले। अभी के लिए इतना ही याद रखो कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ज्यादा है तो आपको टैक्स भरना पड़ता, सॉरी, तो आपको रिटर्न भरना पड़ता, क्लियर है? इतनी बात दिमाग में सुनने में आ गया कान को? रिटर्न भरना पड़ता और रिटर्न आपने नहीं भरा तो आपके वांदे हैं। देखो मिस्टर चिराग है जिनकी एज है 35 ईयर्स और उनकी इनकम है 2.5 लाख रुपए,
फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। आप कौन सा असेसमेंट ईयर पढ़ रहे हो, आपको भी 21-22 एप्लीकेबल है, प्रीवियस ईयर 2021 एप्लीकेबल है, ये आएगा बताता हूं, ठीक है। उन्होंने अपना रिटर्न ऑफ इनकम नहीं फाइल किया क्योंकि उनका इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के नीचे था। अब बताओ, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम कम रहा तो क्या आपको रिटर्न भरना पड़ता? नहीं। रिटर्न कब भरना पड़ता? जब आपका इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर है। ये भैया है, इनकी इनकम 2.5 लाख है, मतलब इनको रिटर्न भरना नहीं पड़ता। रिटर्न तो भरना पड़ेगा सर, 2.5 लाख रिटर्न भरता हूं। अरे भैया बेसिक एग्जाम 2.5 लाख तक एग्जाम्पशन है, रिटर्न नहीं भरना पड़ता। 2.5 लाख के ऊपर इनकम रही तो रिटर्न भरना। हाँ, 2.5 लाख के ऊपर इनकम है तो रिटर्न भरना, ठीक है ना। हाँ, इनकी इनकम कितनी है? 2.5 लाख, इनको रिटर्न नहीं भरना पड़ता। अभी उस पर बहस मत करो मेरे से कि सर रिटर्न भरना है कि नहीं भरना है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, कि आपकी इनकम 4 लाख रुपए तो भी आपको रिटर्न नहीं भरना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसमें आपको डिडक्शंस की बातें है। कभी कभी ऐसा होता 2 लाख की इनकम है तो भी रिटर्न भरना पड़ता, क्योंकि ये इनकम डिडक्शंस के बाद की है और हमको जो रिटर्न ऑफ इनकम के लिए इनकम देखनी पड़ती है डिडक्शन के पहले की देखनी पड़ती। अब ये बातें मैं आपको बता के फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो हमको कुछ पता ही नहीं है। अबे दूसरा दिन है बे, अभी कवले कवले बच्चे हो, तुमको क्या आता? ज्यादा छोटा सा दिमाग है। देखो कैसा होता मालूम है क्या, टैक्स के अंदर आप रोज टैक्स पढ़ने के बाद है ना, कांच के सामने जाना। कहां पे जाना? मिरर के सामने, और अपना ऐसा सर देखने का, ऐसा सर, ऐसा तुमको बड़ा बड़ा लगेगा, बाप रे। और तुम क्या बोले बेटा? कॉनकेव कॉन्वेक्स, अरे वो मेरे को नहीं समझता, बाद में। कॉन्वेक्स कॉनकेव वो मेरे को नहीं। देखो साइंस पढ़ना है ना तो बाद में पढ़ना। मैं 11वीं 12वीं साइंस किया था, IIT कर रहा था मैं, ऑल रेजोनेंस रैंक 13वां था मेरा, छोड़ के आ गया था मैं। अलग पागल इंसान हूं। अभी अपन वो चीज डिस्कस नहीं करते। कॉन्वेक्स कॉनकेव, भावनाएं समझो ना, बहो मत, भावनाएं समझो और अपने दिल तक रखो। भावनाओं में बहना पाप है, ठीक है। भावनाओं में जो आदमी बह जाता उसका दूसरा अटेम्प्ट आ जाता, ठीक है। हाँ, तो अभी सुनो मेरी बात, बिल्कुल नहीं बहना, भावनाओं में बहना ही नहीं और भावना को तो देखना ही नहीं, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहा था यार मैं, देखो भूल गया। हाँ, मिरर के सामने देखोगे ना तो ऐसे रोज आपका सर आपको बड़ा दिखेगा, ऐसा। बाप रे, आज मेरा दिमाग बढ़ गया। एक तो आपको आदत क्या है 1-1 घंटा पढ़ने की, आपके बाकी सब्जेक्ट 1-1 घंटा होते, इधर अपन पढ़ाते 3 घंटे। 1 घंटे में ऐसा लगता मेरे को कि मन भरता ही नहीं भाई। 1 घंटे में क्या होता रे? कुछ भी नहीं होता, मन ही नहीं भरता भाई। मन ही तुमसे मन नहीं है भरता, ऐसा। वो गाना सुना है क्या आपने? तुझसे मन नहीं है भरता, अब तू ही है करता धरता। ठीक है, चलो ये कर लो, फिर मैं गाना लगा देता हूँ, ठीक है। ब्रेक में वो गाना लगाता। और तू पानी तक पीने ना दे तेरा बस मुझे सीने। हाँ, बहुत सही। तो देखो भैया, इसको रिटर्न भरना नहीं था, इसने भरा नहीं। नो एक्शन प्रोसीडिंग इज इनिशिएटेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब इसको टैक्स पेएबल भी नहीं है, डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन भी नहीं लिया। बताओ ये असेसी है क्या? नहीं, ही इज नॉट असेसी, बिकॉज टैक्स ड्यू नहीं है, डिपार्टमेंट ने एक्शन नहीं लिया। तो क्या ये असेसी है? नहीं, असेसी नहीं है। असेसी मतलब वो आदमी जिसको एक तो टैक्स पेएबल है या डिपार्टमेंट ने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया है। आओ कि नहीं? इनकम ऑफ मनीष एज 38 ईयर्स, 2,55,000 रुपए है। अरे बाप रे सर, 2,55,000 है, मतलब इसको रिटर्न भरना पड़ता। ये असेसी है। क्यों? अरे इसको रिटर्न भरना पड़ता, इसने रिटर्न नहीं भरा। तो भैया इसने रिटर्न नहीं भरा तो उसकी गलती है, टैक्स तो पेएबल है ना उसको, तो भैया ये असेसी रहेगा। रिटर्न ऑफ इनकम प्रोविजंस टू बी स्टडीड लेटर। अभी एक सच्ची बात बताऊं क्या आपको? ये 2,55,000 की अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स पेएबल आता ही नहीं। 2,55,000, अरे 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो टैक्स पेएबल 0 है, क्योंकि 87A का रिबेट मिलता। बट ये समझाने के लिए ये वाली प्रोविजन, ये बरोबर एग्जांपल, ये एग्जांपल बरोबर है। क्यों? क्योंकि तुमको अभी नहीं पता भाई 88 रिबेट मिलता। अभी मैं आपको बता दूं
कि भैया रिटर्न ऑफ इनकम में जो इनकम देखते ना आप, वो इनकम कैपिटल गेन्स जो सेक्शन 54 के एग्जाम्पशन है उसके पहले वाली लेना है। तो आप बोलोगे सर 54 के एग्जाम्पशंस कौन से है, तुम किस दुनिया की बात कर रहे हो, तुम कहां से आए हो, हम तुमको पहचानते नहीं, हम कल से आते नहीं, ऐसा। तो जितना अभी आप झेल सकते ना उतना ही आपको दूंगा, नहीं तो मैं आपको पूरा का पूरा एकदम फाइनल लेवल का अभी बढ़ा दूं और तुम्हारा माथा ऐसा घूम घूम हो जाए, सीधे वाला खड़े हो जाएंगे, तो कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, हाँ जी बोलिए। अरे फर्स्ट वाले में क्या है कि भैया 2,50,000 की आपकी इनकम है। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के ऊपर है, मतलब 2,50,000 के ऊपर है, तो आपको रिटर्न भरना पड़ता। अभी के लिए अपने लिए यही सच है, अपने दिल में इसको ही सच मान लो। ठीक है, तो इसकी इनकम 2,50,000 है, इसको रिटर्न भरना नहीं पड़ता। डिपार्टमेंट ने इस पे एक्शन भी नहीं लिया, मतलब ना इसको टैक्स भरना पड़ता ना इसको एक्शन लिया है, तो ये असेसी हो ही नहीं सकता। असेसी होने के लिए एक तो आपको टैक्स भरना पड़ना चाहिए या फिर आप पे एक्शन लिया जाना चाहिए, यहाँ पे दोनों नहीं लिया है। दूसरे केस में आपकी इनकम 2,55 है, आपने रिटर्न नहीं भरा। अब रिटर्न नहीं भरा तो हमारी क्या गलती है, डिपार्टमेंट की क्या गलती है? डिपार्टमेंट तो आपको बोलेगा तेरी इनकम 2,55,000 है, तेरे को टैक्स भरना था, टैक्स वॉज पेएबल बाय यू, तो तू असेसी है। क्लियर है? तीसरा, इनकम ऑफ मिस्टर राज, सिमरन का राज, वो जो बहुत पहले जवान हुआ करता था, अब 51 साल का हो चुका है, उसकी इनकम 75,000 है, सिर्फ 75,000। पर सिमरन ने कहा राज को कि राज इस बार तुम अपना रिटर्न भरोगे, और राज ने अपना रिटर्न भर दिया, असेसी है। क्यों? क्योंकि उसने रिटर्न भर दिया ना। देखो बेसिकली क्या है, डिपार्टमेंट के पास में आपका नाम आ गया तो आप असेसी हो। डिपार्टमेंट के पास नाम कैसे आएगा? आपने खुद ने रिटर्न भरा, या उनको पता चला कि अरे ये इसकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन के ऊपर है और इसने टैक्स नहीं भरे हुआ है, इसको अपन नोटिस भेजते, डिपार्टमेंट ने प्रोसीडिंग चालू किया आप पे, तो दोनों केस में डिपार्टमेंट के पास आपका नाम आ गया तो आप असेसी हो, खत्म। अब ये देखो यहां पे राज की इनकम कितनी थी नासुकली, सिर्फ 75,000, सिर्फ 75,000। क्या इसको रिटर्न भरने की जरूरत थी? नहीं, बट क्योंकि सिमरन ने इसको बोला रिटर्न भर, राज ने रिटर्न भरा, और राज ने रिटर्न भरा तो असेसिंग ऑफिसर ने इसका जो असेसमेंट ऑर्डर है पास कर दिया, बोले ठीक है तेरी 75,000 की इनकम है, हमने मान लिया, उस पर टैक्स नहीं भरा होगा उसने, असेसी है। क्यों? क्योंकि उसने रिटर्न ऑफ इनकम भरा। अरे आप उसका नाम आ गया ना। अब देखो इसलिए मैं बोलता सिमरन ने राज को डुबा दिया, यार कुछ नहीं रहता भाई। हाँ, लॉस ऑफ राम, लव ऑफ राम बोल रहा था, लॉस ऑफ राम इज ₹60,000। देखो ऐसा अगर दिख गया ऐसा, तो वो हमेशा फिगर का सिंबल नहीं होता, वो निगेटिव है, लॉस है, ठीक है ना। लोग बोलते सर ऐसा करा, ऐसा मतलब निगेटिव इनकम, लॉस है ना। अब कभी जिंदगी में याद रखना, अगर आपको लॉस हुआ ना तो वो लॉस को आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हो और नेक्स्ट ईयर की इनकम से एडजस्ट कर सकते हो। ये अपन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में आगे देखने वाले हैं, डिटेल में देखेंगे, बस अभी के लिए याद रख लो। अगर लॉस हुआ तो आपको रिटर्न ऑफ लॉस भरना पड़ता, सो दैट वो लॉस को आप अगले साल के प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो, और बचे हुए जो एडजस्टेड अमाउंट है उस पर टैक्स भरोगे। तो ये लॉस हुआ इसको राम को, ठीक है ना, राम को लॉस हुआ तो उसने रिटर्न ऑफ लॉस भरा। अब यहां लिखा है रिटर्न ऑफ इनकम, तो वो बेसिकली रिटर्न ऑफ निगेटिव इनकम होता है, तो उसने वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न ऑफ लॉस भरा, तो वो असेसी है। क्यों? क्योंकि अरे उसका नाम आ गया ना, डिपार्टमेंट के बुक में उसका नाम आ गया, तो वो असेसी है। उसके बाद में पांचवा, एज ऑफ सुधीर 28 ईयर्स इज नहीं, इनकम ऑफ सुधीर इज लेस देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। उसने रिटर्न ऑफ इनकम भरा रिफंड क्लेम करने के लिए, रिटर्न ऑफ इनकम भरा रिफंड क्लेम करने के लिए, तो भैया आप असेसी हो। देखो सिंपल सी बात है, देखो आपका नाम अगर डिपार्टमेंट के पास आ गया, अब वो नाम कैसे आएगा? आपने टैक्स भरा, आपने रिटर्न भरा, या फिर डिपार्टमेंट ने आप पे एक्शन लिया, आपने टैक्स भरा,
आपने रिटर्न भरा या डिपार्टमेंट ने आपके अगेंस्ट एक्शन लिया, ये तीनों केस में आप असेसी होते हो। ठीक है। सिक्स्थ वाले में क्या बोलता है पता है क्या? इनकम ऑफ श्याम कितना है? बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कम है। उसने अपना रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भरा। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021 उसने सैलरी पे किया था 2,90,000 का अपने एम्प्लॉय को। ये जो श्याम भैया है ना, श्याम भैया, इन्होंने अपने एम्प्लॉय को 2,90,000 2.9 लाख का सैलरी पे किया था। अब एक सेक्शन है 192, कौन सा सेक्शन है बेटा? 192। सेक्शन 192 बोलता है कि अगर आप किसी इंसान को पेमेंट कर रहे हो सैलरी का और वो पेमेंट 2.5 लाख के ऊपर है तो आपको टैक्स काटना पड़ता। तो ये जो श्याम भैया है, इन्होंने कितने का पेमेंट दिया है? 2,90,000 का। तो श्याम भैया को टैक्स काटना चाहिए था, इनको काटना था, इन्होंने काटा नहीं। ये कौन हो गए? ये हो गए असेसिन डिफॉल्ट। मैंने बताया था ना, काटना था, काटा नहीं, काटा पर गवर्नमेंट को नहीं भरा तो आप असेसिन डिफॉल्ट होते हो। ठीक है। एक बार सुन लो, अब ये काट देना, पूरा काट दो, पूरा काट दो, कोई नहीं पूछने वाला आपको एग्जाम में। एग्जाम्पल में एज क्यों दी हुई थी? एज क्यों दी हुई थी, ये बढ़िया सवाल है। देख भाई, इतना तो मेहरबानी करूंगा ही ना मैं कि भाई आगे किसी को इमेजिन करना है तो वो उसमें अभी नाम थोड़े अच्छे दिए हुए थे क्या। पहले तो ऐसे नूरा वूरा के नाम हुआ करते थे, तो इसलिए उनकी एज दी थी कि भाई 50 साल की नोरा तो है नहीं, तो अभी इसलिए मैंने श्याम राम कर दिए। तो एज इसलिए दी थी भैया क्योंकि एज वाइज बेसिक एग्जामिशन लिमिट है। बेसिक एग्जामिशन लिमिट 2.5 लाख रुपए है, बट कोई 60 साल से 80 साल के बीच का आदमी है तो उसके लिए 3 लाख है, और कोई 80 के ऊपर वाला है तो उसके लिए 5 लाख, इसलिए एज दिया था भैया। बस ये एक मकसद था, और तो मेरे को आपको इमेजिन तो करवाना नहीं था कि वो कैसे दिखते होंगे, है ना। तो देखो अभी असेसी में क्या काम का है? असेसी में सिर्फ इतना काम का है कि भैया अगर आपको टैक्स पेबल है तो आप असेसी हो। दूसरा, आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है तो आप असेसी हो, बस। और एक बात याद रखना मेरी, आपको कोई जिंदगी में नहीं पूछने वाला कि असेसी कौन होता है, बट पढ़ाना मेरा काम था। क्योंकि अगर किसी ने पूछ लिया और तुम प्रणव चांडक के स्टूडेंट हो और तुमको असेसी क्या है ये नहीं आता, तो फिर मेरे चेहरे पे इतना बड़ा कालिक पोत देना चाहिए मैंने। असेसी कौन होता है? वो आदमी जिसको टैक्स पेबल है, जिसपे प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है, या वो असेसी इन डिफॉल्ट। एक सवाल का जवाब देना। एक मिस्टर मनीष है, कौन है? मिस्टर मनीष। अब मनीष सर को टैक्स पेबल नहीं था, इंटरेस्ट भी पेबल नहीं था, बट इनको पेनल्टी लग गई, डिपार्टमेंट ने इनको पेनल्टी लगा दिया, किसी कारणवश इनने कुछ लफड़ा कर दिया, तो क्या ये असेसी है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? अरे बट टैक्स पेबल तो है ही नहीं ना सर। तुमने टैक्स पेबल के साथ में जो एनी अदर सम ऑफ मनी पेबल है ना, वो देखा नहीं क्या? मैंने तो देखा था, आपने भी देखा था कि ये देखना था, आपने देख लिया। एनी अदर सम ऑफ मनी में क्या आता? इंटरेस्ट आता, पेनल्टी आती, फीस आती, फाइन आती। अरे कोई भी पैसा जो डिपार्टमेंट लेता है किसी भी नाम से, अब यहाँ पे एक्सेट्रा दिया होता है। एक्सेट्रा क्यों दिया होता है पता है क्या? क्योंकि डिपार्टमेंट को जब जो मन में आया ना नया, वो डिपार्टमेंट डाल देता और उसको कवर करने के लिए एक्सेट्रा बोल देते। क्या क्लियर है? ओके, चलो ठीक है। अब पर्सन मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि भैया टैक्स किसको भरना पड़ता? एवरी पर्सन, हर एक इंसान। अब पर्सन मतलब क्या होता है? पर्सन मतलब क्या होता है? पर्सन मतलब सर इंसान। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि पर्सन मतलब इंसान है, तो मैं सिर्फ टैक्स भरूंगा, आप टैक्स भरोगे, कंपनीज तो बच जाएंगी,
आर्टिफिशियल पर्सन जो- आर्टिफिशियल पर्सन पर हमको मालूम है, आपको पता है कि कंपनी को भी टैक्स भरना पड़ता, पता है कि नहीं पता है? तो इसका मतलब ये जो पर्सन की डेफिनेशन है ना, ये वो नहीं है जो हम समझते हैं। इसका डेफिनेशन अलग से एक्ट के अंदर दिया हुआ है। ये रहा। अरे अटक क्यों गया बे तू? बोलते हैं ज्यादा ही मूवमेंट हो रही ना उस पे, इसलिए थक गया वो भी थक गया था। अरे बोले इतना इतना इधर इधर हिलाते रहते। पर्सन, पर्सन मतलब क्या होता है? सेक्शन आर्टिकल सॉरी सेक्शन 231 है, ठीक है ना? ये 2 सबसेक्शन 31 नहीं है, ये 2 क्लॉज 31 है। अरे हाँ ना यार, अरे हाँ कि नहीं? ये 231 दिया है यहाँ पे। ये 31 क्या है? सबसेक्शन है कि क्लॉज है? क्यों? क्योंकि सर सारी डेफिनेशंस एक में से इंडिपेंडेंट है ना यार। ओके, अब पहला पर्सन में सबसे पहले आता है इंडिविजुअल। अब पर्सन में सबसे पहले कौन आता? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब नेचुरल ह्यूमन बीइंग, जो जीता जागता इंसान है, जिसके हाथ पांव चल रहे हैं। वो चाहे आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, पागल हो, लड़का हो, लड़की हो, काला हो, गोरा हो, पतला हो, मोटा हो, सारे पर्सन इसमें आ जाते हैं। अरे ठीक है। हाँ, इनकम ऑफ माइनर, जो बच्चे रहते और जो पागल रहते, अनसाउंड माइंड के पर्सन रहते, उनकी इनकम उनके गार्डियन या मैनेजर के हाथ में टैक्सेबल होती है, ठीक है ना? माइनर की इनकम पे टैक्स तो लगता है, अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है उसकी भी इनकम पे टैक्स लगता है, बट किसके हाथों में? उसके गार्डियन या मैनेजर के हाथों। और जो आदमी चले गया, जो चाचा चले गए थे, तो चाचा को तो लगा नहीं था, क्योंकि भगवान के पास तो जाएंगे नहीं उनसे टैक्स लेने। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो असेसमेंट किस पे आता है? उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे। पर्सन में पहला क्लास है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब नेचुरल ह्यूमन बीइंग, जीता जागता इंसान, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, माइनर हो मेजर हो, साउंड माइंड हो अनसाउंड माइंड हो, छोटा हो बड़ा हो, पतला हो दुबला हो, काला हो गोरा हो, सब, हंसता हुआ हो रोता हुआ। बढ़िया बेटा, ये एडिशन से कर डालते बच्चे, ठीक है। दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है सर? इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आती है, जैन और सिख आती है, मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली इसमें नहीं आती है, क्योंकि उनका एक अलग से एक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना? वैसे तो अपन जाति धर्म को मानते नहीं है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, बट यहां पे दिया हुआ है इसलिए मानेंगे। पहली बात, ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इसको बोलेंगे HUF। अब ये HUF का जो मीनिंग है ना, ये HUF का मीनिंग नहीं दिया है एक्ट के अंदर कहीं पे। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर HUF का मीनिंग नहीं दिया। तो अगर एक्ट के अंदर मीनिंग नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? हम रोते बैठेंगे क्या? हम क्या करेंगे? हम HUF एक्ट से लेके आ जाएंगे। अपने को क्या है? अपने को तो बस एक्ट से लेके आना है। तो भैया अपन ने हिंदू एक्ट से लेके आ गया इसका मीनिंग, हिंदू एक्ट जो बोलती है वो, ठीक है। अब सुनो, HUF क्या होता है? HUF एक फैमिली होती है, एक जॉइंट फैमिली होती है, एक जॉइंट फैमिली होती है जो अपने फैमिली बिजनेस को फॉलो करती है। जैसे अगर बात करो, अब मेरे घर की बात करो, तो मेरे घर पे मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, मेरी बहन है, मैं हूं, मेरी बीवी है, बराबर। अब इसमें मेरे पापा का एक फैमिली बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है सर आपके घर पे? हमारे घर पे बिजनेस है फर्टिलाइजर्स का, ये फैमिली बिजनेस है। तो अगर ये बिजनेस को मैं भी करता हूं तो मैं अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहा हूं। कैसा होता है मालूम है क्या? हिंदू फैमिलीज साथ में मिलकर इकट्ठा बिजनेस करती है, और वो बिजनेस फैमिली बिजनेस कहलाता है। तो अगर कोई फैमिली है जो अपना फैमिली बिजनेस कर रही है, तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में टैक्सेबल नहीं होता, वो फैमिली के कैपेसिटी में टैक्सेबल होता है, और उसको बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या बोलते हैं उसको? और ये एक सेपरेट एंटिटी होता है फ्रॉम मेंबर्स। एक्चुअली देखो,
तो हमारा फैमिली बिजनेस कैरी आउट कौन कर रहा? मेरे पापा, मैं। बट ये बिजनेस की इनकम पापा के हाथ में या मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं है, ये हमारे फैमिली के हाथ में टैक्सेबल है। और आपको एक बात बता दूं, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कुछ नहीं होता है, ये एक टैक्स प्लानिंग के लिए होता है। एक हमारा चैनल है टैक्स जंक्शन करके, टैक्स जंक्शन करके उसमें हम टैक्स प्लानिंग की या जो भी एक्चुअल में प्रोफेशनल टिप्स है वो देते हैं। तो उसमें हम बताते हैं HUF टैक्स प्लानिंग डिवाइस कैसे हो सकता है, हमने बताया भाई। बट मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको अभी बता के कोई सेंस नहीं बनता, बड़प्पन बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो HUF जो है ये अपने मेंबर्स से अलग एंटिटी मानी जाती है। देखो अब क्या हो गया, मैं प्रणव चांडक हूं कि नहीं हूं? मेरे पापा का नाम है प्रमोद जी चांडक, मेरे को 2.5 लाख का एग्जम्पशन लिमिट है, मेरे पापा को 2.5 लाख का एग्जम्पशन लिमिट है। अब हमारा जो फैमिली बिजनेस है ना, इसको अलग से 2.5 लाख की लिमिट है। ये फैमिली बिजनेस अलग है, मेरा बिजनेस अलग है, ये पापा का बिजनेस अलग है। अभी मैंने आपको इसकी टैक्स प्लानिंग की अगर बता भी दूं ना कि कैसे होती है, तो अभी आपके दिमाग के अंदर नहीं आएगा, अभी आप वो लिए बहुत छोटे हो, तो अभी आपको बताता नहीं। किसी दिन बता दूंगा HUF टैक्स प्लानिंग के लिए कैसे यूज होती है। जब टैक्सेशन ऑफ HUF पढ़ेंगे ना अपन, अगर आप CS एग्जीक्यूटिव या CA में इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट हो, तो आपके लिए टैक्सेशन ऑफ HUF का अलग से चैप्टर है, उसके अंदर बताऊंगा कैसे उसको टैक्स प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो असेसमेंट के लिए एंड टैक्सेस पेबल बाय HUF। अब HUF मतलब क्या होता है? HUF मतलब एज पर हिंदू लॉ इट कंसिस्ट ऑफ ऑल मेल्स लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर्स। ऑल मेल्स लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर मतलब क्या है? अरे दादा एक है, दादा के पप्पा, पप्पा का मैं मेरा बेटा, जितने ऐसे पीढ़ियां है वो सारे के सारे HUF के मेंबर्स होंगे। एंड इंक्लूड्स देयर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर्स, उनकी बीवियां मतलब क्या? देखो यहां पे देखो, दादाजी, दादाजी की बीवी को क्या बोलते? दादी। हमारे इसमें तो यही बोलते। फिर पापा, देखो मम्मी, ये क्या होता है? मतलब ऐसे क्यों बोलते? दादा को दादी बोल, दादा को अपोजिट में दादी होती है, तो पापा के अपोजिट में पापी होना चाहिए ना। तो फिर पापा, अपन 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 तो अपन तो अपनी वाली है ना, हाँ अपन अपनी, फिर अपना पोट्टा, पोट्टा तो पोट्टे की, अबे नहीं रे, पोट्टी नहीं रहती, बहू रहेंगे। अरे भाई अपन अपने, अरे भाई अपन अपने एंगल से सोच रहे हैं ना, तो दादा, पप्पा, अपन, अपना पोट्टा, पोट्टे की बीवी पोट्टी नहीं रहती, बहू रहती बेटा। नहीं तो मालूम पड़ा कि तुम्हारे बीवी, सोचो तुम्हारी बीवी को तुम्हारे पापा पोट्टी बोल रहे तो कैसे? हाँ बहन, अरे बताता ना, बता। हाँ तो देखो क्या बोलते हैं HUF में, क्या क्या था? ऑल मेल्स लीनियरली डिसेंडेंट फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, मतलब दादा के मेरे पप्पा है ना, अब मेरे चाचा वाचा रहे तो, दादा के 2 लड़के रहे तो वो भी आ जाएंगे, पप्पा बड़े पप्पा रहे तो वो भी आ जाएंगे, बट सगे बड़े पप्पा होना, ठीक है ना? ओरिजिन एक होना बेटा, ओरिजिन एक होना, ठीक है? इन सबकी बीवियां और इन सबकी बेटियां वो भी आती है, इन सबकी बीवियां और इन सबकी बेटियां वो भी आती है, ठीक है? अब एक HUF के अंदर एक कंसेप्ट होता है, ध्यान से सुनना। HUF के अंदर एक मेंबर्स नाम की चीज होती है। ये जो मैंने आपको बताया, सारे के सारे मर्द, उनकी बीवियां और उनकी बेटियां, ये कौन होती है? मेंबर्स होती है, ये मेंबर्स होती है। एक और टर्म आती है को पार्टनर्स। को पार्टनर्स मतलब वो लोग जिनको राइट टू पार्टीशन होता है भैया, वो लोग जिनको राइट टू पार्टीशन होता है। देखो अपनी मम्मी, अपनी 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 बीवी नहीं बोल सकता, मेरी बीवी, अपनी नहीं रहती वो, ठीक है ना? अपनी मम्मी, बीविया,
बीवियां मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग। मेरे को मालूम था, अभी भावनाएं समझो, आप भावनाएं तो देखो देखो टिक के मारते लोग। तुम सुनो, तो जितने जितने सारे मेल्स है ना, अब सुनो, अरे सुनो, अरे भाई एचयूएफ के अंदर दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं मेंबर्स और एक होते हैं को पार्टनर्स। मेंबर्स मतलब जो एचयूएफ में मेंबर है, बट सारे के सारे मेंबर्स के पास राइट नहीं रहता कि वो पार्टीशन मांग सके। भैया फैमिली बिजनेस है ना, तो भैया लोगों का नहीं जमा, बंटवारा चाहिए बोले तो सारे लोग बंटवारे नहीं करवा सकते। सिर्फ को पार्टनर्स के पास राइट है कि वो पार्टीशन डिमांड कर सकते। और को पार्टनर्स में कौन आते? अपना खून। क्या बोल रहा हूं मैं? अपना खून। याद रखना, ये लैंग्वेज पढ़ोगे तो फिर तुम पागल हो जाओगे। याद रखना, अपना खून। अब मेरे को सोचो और बताओ मेरा खून कौन कौन है? मेरे दादा, पप्पा, मैं, मेरा पोट्टा, उसका पोट्टा, दादा के भी पप्पा, ये सारे लोग हैं। जो अनमैरिड डॉटर्स है वो भी तो हमारा ही खून है ना। बताओ मेरी मम्मी हमारा खून है क्या? नहीं, वो तो नाना के यहाँ का है। ना यार। तो बीवियों को राइट नहीं है पार्टीशन के लिए। अब देखो मेरे घर वाले आ जाते, ये देखो आना शुरू हो गया। अब भैया मैं क्या करूं ना, लॉ ऐसा है तो ये आ जाते, ये पढ़ाने लगता ना मैं जब भी। पीछे खड़े। हाँ ये इधर सुन रहे हैं, आ जाती मम्मी, आ जाती रूम के अंदर, बोले देख ऐसे ही बोलता। भाई मेरी क्या गलती ना, मतलब लॉ बनाया ऐसा, मेरी कोई गलती नहीं है। देखो लड़कियां ऑफेंड मत होइए, बट आपको बोल रहा हूं, आपका जो घर है, मतलब जो आपके पप्पा का घर है, वहां पे आप तभी तक मेंबर रहते जब तक आपकी शादी नहीं होती। अनमैरिड डॉटर, एक बार आपकी शादी हो गई तो आपको वो एचयूएफ से लात मार के निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। और जहां आपकी शादी हुई है, मतलब जो आपका ससुराल है, वहां पे भी आपको राइट नहीं, वहां पे भी आपको। भाई अब ये लॉ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो बेटा कैसा है, पार्टीशन करने को राइट नहीं है, बट दिल में तो जगह रहती नहीं यार। तुम ऐसे क्यों बातें करते यार? हाँ वो अलग चीज है, बरोबर है। हाँ, तो ये आओ ना यार, ओनली पार्टनर्स हैव राइट टू पार्टीशन। ओनली को पार्टनर्स हैव राइट टू पार्टीशन। को पार्टनर्स मतलब क्या है? एचयूएफ में कंटेन मेनी मेंबर्स, मेंबर्स बहुत सारे हो सकते, बट ओनली मेंबर्स विद इन 4 डिग्रीज इंक्लूडिंग कर्ता आर को पार्टनर्स इंक्लूडिंग डॉटर्स। कर्ता मतलब वो जो हेड है, जो हेड रहता ना फैमिली का, उसको कर्ता बोलते, ठीक है। कर्ता सबको मैनेज करता है इसलिए उसको कर्ता बोलते, समझा? कर्ता सब कुछ करता है इसलिए उसको कर्ता बोलते, ठीक है। याद रखना 4 डिग्रीज के मेंबर मतलब क्या? दादा, पप्पा, मैं और मेरा बेटा। मतलब जो सबसे बड़ा आदमी जिंदा है उसके और 3 डिग्रीज, दादा के बाद, दादा अगर जिंदा है तो पप्पा, मैं और मेरा बेटा, 3 लोग। अब मेरे बेटे के बाद में भी एक और बेटा हो, मेरे बेटे का भी बेटा हो गया और दादा अभी भी जिंदा ही है। मतलब सोचो, तो मेरा जो बेटे का बेटा है उसको राइट नहीं मिलेगा। अरे यार होते रहता ना, 4 डिग्री के मेंबर है यार, ये अभी ये अलग अलग है। एक मिनट मैं बोलता। आपके दिल की सारी बातें इधर पहले ही स्टोर्ड है, आप टेंशन मत लो, ठीक है। ये पहले हुआ करता था, डॉटर्स को राइट नहीं होता था। 6 सितंबर 2005 को मैंने बगावत कर दिया और 6 सितंबर 2005 से ये राइट आ गया कि भैया अब डॉटर्स भी को पार्टनर है। मतलब क्या है, ये जो मेरी बहन है ना, निठल्ली बैठी है घर पे, उसको भी राइट है कि वो बोले कि सर भैया हमको पार्टीशन चाहिए शादी तक। हाँ शादी तक, सिर्फ शादी तक। शादी हो गई कि इसको इधर से निकाल देंगे और ये फिर क्या हो जाएगा, ये हमारे एचयूएफ की मेंबर नहीं बनेंगे। फिर ये किसके एचयूएफ की मेंबर बनेंगे? उसके पति के। और याद रखना कि उसके पति के एचयूएफ में या उसके पति के पप्पा के एचयूएफ में उसको पार्टीशन मांगने का राइट नहीं रहेगा। अगर सर ये राइट दे दिया ना तो बीविया तो घर फोड़ दे। ऐसा पुराने लोग, नहीं मैं नहीं बोल रहा, ऐसा पुराने लोग बोल रहे हैं, फालतू की बातें मत करो। ये देखो चीजें मार मार के फेंक रहे लोग मेरे को अभी, ठीक है। अरे ठीक है, हाँ बराबर बेटा। मेंबर तो बेटा देख, बेटा मेंबरशिप का भी राइट नहीं दे दिया तो नाइंसाफी हो जाएंगे, इसलिए मेंबरशिप का राइट देते। चलिए ठीक है, मजाक खत्म।
अब रुकते, वाइफ और डॉटर इन लॉ कैन नॉट बी को पार्टनर्स। क्यों? क्योंकि ये दूसरा खून होता है, पराया खून, अपना खून नहीं है। अपना खून कौन है? बेटी। अरे नहीं 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 नहीं, मजाक कर रहा, मैं मजाक कर रहा, रुक जाओ। हाउएवर दे कैन बी मेंबर्स। Zen and Sikh undivided family would be assessed as HUF, ये बातें हैं। अब सुनो बात, the status in HUF is received by birth and not by operation of। आप किसी फैमिली में मेंबर तभी बन सकते हो अगर आप पैदा हुए हो, ठीक है ना। अगर आप पैदा नहीं हुए, ऑपरेशन ऑफ लॉ से आप किसी HUF में मेंबर नहीं बन सकते। और एक और बात है, इवन अ सेम सिंगल मेल मेंबर कैन हैव HUF। ये सेम चीज 6 सितंबर 2005 को HUF एक्ट में थोड़ा सा अमेंडमेंट आई थी। तो उसमें पहले क्या हुआ करता था कि एक मेल मेंबर HUF नहीं बना सकता, मिनिमम 2 मेल मेंबर लगते थे। बट अब एक सिंगल मेल मेंबर अपनी HUF बना सकता, और इसीलिए मैं और मेरी बीवी 2 लोग मिलके भी हम HUF बना सकते। अब मतलब मेरे पापा की HUF में मैं मेंबर हूं, वो तो ठीक है, साथ में मेरी भी फैमिली हो गई ना चालू, अब तो मैं भी HUF बना। एडॉप्टेड चाइल्ड, अरे भैया एडॉप्टेड चाइल्ड HUF का मेंबर बनने के लिए पहली बात तो मैं आपको बताता हूं, एडॉप्शन एक्ट के अंदर एडॉप्टेड चाइल्ड और जो बाय बर्थ वाला चाइल्ड है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहता, ठीक है। ऐसे ही कुछ नहीं पूछने का, एडॉप्टेड चाइल्ड और आपका जो एक्चुअल में बाय बर्थ वाला चाइल्ड है उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। एडॉप्टेड चाइल्ड को भी उतने ही राइट्स मिलते हैं जो एक्चुअल में आपके पेट से पैदा हुए बच्चे को मिलते हैं, ठीक है ना। इसको 2 चीजों में, एक एडॉप्शन एक्ट है, एक सक्सेशन एक्ट है, यहाँ 2 चीजों में अलग अलग बताया हुआ है, बट वो चीज को इतना डिस्कस नहीं करते अपन। फिर 2 स्कूल्स ऑफ लॉ है, हिंदू लॉ है, 2 स्कूल्स है। एक दया भागा है जो कि वेस्ट बंगाल और आसाम में है, और दूसरी मिताक्षरा है जो कि रेस्ट ऑफ इंडिया में है, ठीक है। दया भागा स्कूल क्या बोलता है मालूम है आपको? दया भागा स्कूल बोलता है कि भैया जब तक आपके पप्पा जिंदा है तब तक आपको राइट टू पार्टीशन नहीं है। जब तक आपके पप्पा जिंदा है तब तक आपको राइट नहीं है वो प्रॉपर्टी में, आपके पास कोई राइट नहीं आता है। आपके पप्पा जाने के बाद ही आपके पास राइट आते हैं। मतलब जब तक, अगर मान के चलो मेरे दादाजी जिंदा है तो मेरे पप्पा के पास अभी जो हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी है उसमें कोई राइट नहीं है, पूरे के पूरे राइट्स मेरे दादाजी के पास, ठीक है। ये कौन बोलता है? दया भागा बोलता है। और मिताक्षरा क्या बोलता है? जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके पास राइट आ गया प्रॉपर्टी के अंदर, ये बोलता है मिताक्षरा। बस ये सुनना और खत्म। यहां पे देखो क्या लिखा है, हेंस फादर एंड हिज ब्रदर वुड बी को पार्टनर्स। दया भागा में को पार्टनर्स कौन रहेंगे? पप्पा और उनके बेटे, वो उनके भाई लोग। बेटे के पास राइट नहीं है क्योंकि उसके पप्पा अभी भी जिंदा है, ठीक है। मेरे पप्पा के पप्पा जिंदा रहते थे, दादा जिंदा रहते थे, तो मेरे पप्पा के पास भी राइट नहीं आता था। मतलब जो सबसे बड़ा आदमी है, nobody acquires the right share in the property if कर्ता is alive। अगर कर्ता जिंदा है तो, हाँ जी, कर्ता बोल सकते ना जिसके पास राइट होगा। अरे कर्ता मतलब वो आदमी जो सबसे बड़ा है। मेन हेड नहीं होता है, हेड होता है या मेन ऑफ द फैमिली होता है। हाँ ठीक है, अच्छा सुन लो। अभी दया भागा बोलता है अगर बड़े जिंदा है तो बच्चों के पास कोई राइट नहीं है, और मिताक्षरा बोलता है जैसे ही बच्चा पैदा हो गया उसके पास राइट है प्रॉपर्टी के अंदर, और वो चाहे तो पार्टीशन मांग सकता है। एवरी चाइल्ड विल बी को पार्टनर, और यहाँ पे सिर्फ पप्पा और उसके भाई अगर रहे तो को पार्टनर्स रहते। क्यों? क्योंकि दया भागा के हिसाब से किसी बच्चे के पास पार्टीशन का राइट ही नहीं है तो पार्टीशन मांग ही नहीं सकता। और मिताक्षरा बोलता हर बच्चे के पास राइट है, जैसे ही पैदा हुआ तो हर बच्चा को पार्टनर होता है। बस इतना सुनना, इसके अलावा कुछ भी काम का नहीं है। बताना था, क्योंकि अगर बताता नहीं था तो तुम बोलते थे सर तुमने तो ये पढ़ाया नहीं, इसलिए पढ़ा दिया, ठीक है। सर, हाँ बोलिए। सर ये जो आप बोले वेस्ट बंगाल और असम में सिर्फ ये दया भागा, सर ऐसे क्यों कि वेस्ट बंगाल और असम में? अरे यार वो अपनी अपनी प्रेवेलेंसी है, उनको वो चाहिए, उनको वो चलने दो, अपने को क्या करना। क्योंकि सर आई एम आल्सो फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अरे यार भैया मेरे को, मैंने है ना आज तक सीरियसली कभी वेस्ट बंगाल में किसी का पार्टीशन देखा नहीं। बंगाली लोग इतने प्यारे रहते ना कि सब मिलजुल के रहते बेटा, तो ऐसे पार्टीशन तो मैंने देखा ही नहीं। तो ठीक है उसको छोड़ दो यार, ये
हिंदू लॉ के अंदर है, जो कि प्रेवेलेंट है वेस्ट बंगाल और आसाम के अंदर। अब वेस्ट बंगाल में भी कहां कहां प्रेवेलेंट है ये मेरे को नहीं पता, और ना अपने को वो जानने की जरूरत है। ठीक है, अरे ठीक है। उसके बाद कंपनी, कंपनी भी एक पर्सन होती है। पहला पर्सन होता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है एचयूएफ, तीसरा होता है कंपनी। और ये कंपनी जो है ना, इसका बहुत वाइडर मीनिंग है टैक्स के अंदर। टैक्स के अंदर कंपनी का बहुत वाइडर मीनिंग है। जैसे पहला, इट मींस इंडियन कंपनी। अब देखो ये जो डेफिनेशन है ना कंपनी का, पहले क्या बोलता है, कंपनी हैज मच वाइडर मीनिंग अंडर इनकम टैक्स देन कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट से बहुत ज्यादा मीनिंग है कंपनी का इनकम टैक्स में। इट मींस, मींस मतलब क्या है, ये डेफिनेशन जो है ये मींस से शुरुआत हो रही है, इसका मतलब ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये तीन ही पॉइंट आएंगे। ठीक है, पहला बोलता है इंडियन कंपनी। अब इंडियन कंपनी मतलब क्या होता है ये अपन आगे चल के देखने वाले। दूसरा, एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर फॉरेन लॉ, मतलब फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी भी आती है कंपनी के डेफिनेशन में, फॉरेन कंपनी भी आती है। या तीसरा पॉइंट बोलता है चाहे इंस्टीट्यूशन हो, एसोसिएशन हो, बॉडी हो, चाहे इनकॉर्पोरेटेड हो, चाहे अनइनकॉर्पोरेटेड हो, अगर सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने बोल दिया कि आज से तुम कंपनी हो तो तुम कंपनी हो। जैसे सीबीडीटी ने मेरे को बोल दिया प्रणव चांडक आज से तुम कंपनी हो इनकम टैक्स के लिए, तो हम कंपनी है। ठीक है, तुमको बोल दिया तुम कंपनी हो तो तुम कंपनी हो। क्लियर है? अरे हाउ क्या? अब सर कंपनी का क्लासेस क्या होते हैं, ये अपन लेटर पार्ट में पढ़ने वाले। क्लासेस ऑफ कंपनी ये इधर दिए हुआ है, ये इधर यहाँ पे क्लासेस ऑफ कंपनी ये अपन पढ़ने वाले, तो उसमें बताऊंगा। तो चलो मेरे को बताओ अभी कंपनी में क्या क्या आता। पहले तो सर इंडियन कंपनी आती, फॉरेन कंपनी आती, या कोई भी इंसान जिसको सीबीडीटी डिक्लेयर करता। देखो पहला कंपनी के अंदर क्या आता है, इट मींस इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी क्या होता है वो भी बताऊंगा। इंडियन कंपनी या एनी बॉडी कॉर्पोरेट और इनकॉर्पोरेटेड अंडर फॉरेन लॉ, मतलब फॉरेन कंपनी। और तीसरा, एनी एसोसिएशन, बॉडी कॉर्पोरेट, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, चाहे इनकॉर्पोरेटेड हो नहीं हो, इंडियन हो नॉन इंडियन हो, जिसको सीबीडीटी ने बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर बोल दिया कि भैया तुम कंपनी हो तो तुम कंपनी हो। ठीक है, उसके बाद चौथा फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म। ये एक टाइप का पोर्शन होता है। पहला होता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है एचयूएफ, तीसरा होता है कंपनी और चौथा होता है फर्म। फर्म मतलब क्या है सर, इसके अंदर पार्टनरशिप फॉर्म आती है, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो। अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो भी आप फर्म हो, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो भी आप फर्म हो। एंड इंक्लूड्स अ एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी फॉर्म आती है। और याद रखना, पार्टनरशिप मतलब जो नॉर्मल पार्टनरशिप रहती और एलएलपी रहती, दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट सेम होता, दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट सेम होता एक्सेप्ट एक सेक्शन में, जो कि हम आपको बता देंगे टाइम पे। ठीक है, तो देखो, अ फर्म इंक्लूड्स अ पार्टनरशिप फर्म, चाहे रजिस्टर्ड हो नहीं हो, इंक्लूड्स एलएलपी। पार्टनरशिप फर्म एज अ सेम मीनिंग जो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर दिया हुआ है। इनकम टैक्स पर्पस के लिए जो माइनर है, जिसको आप फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप एडमिट करते हो, उसको भी पार्टनर माना जाता है। याद करो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसमें क्या बोला था कि भैया माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर बट ही कैन बी एडमिटेड टू पार्टनरशिप फर्म फॉर द बेनिफिट ऑफ, बराबर, फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर। इसके अंदर इनकम टैक्स के अंदर बोलते हैं अगर किसी माइनर को आपने बेनिफिट के लिए एडमिट किया है तो वो भी आपका पार्टनर माना जाएगा। ठीक है, और नीचे लिखा है सेम ट्रीटमेंट वुड बी एप्लीकेबल फॉर बोथ जनरल पार्टनरशिप एंड एलएलपीज। जनरल पार्टनरशिप और एलएलपीज दोनों के लिए सेम ट्रीटमेंट होती है। तो बताइए मेरे को कौन से पर्सन की डेफिनेशन में क्या क्या आता है। पहला आता है सर इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी और फर्म, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी और फर्म। ठीक है, उसके बाद आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पर्सन मतलब क्या,
सुनो, कभी कभी क्या होता, 4-5 लोग मिलके कुछ बिजनेस चालू करते हैं, कोई कॉमन पर्पस, जो 4-5 लोग हैं उनका पर्पस कॉमन है, कॉमन काम कर रहे हैं, एक्शन कॉमन है, कॉमन काम कर रहे हैं, उनका मोटिव भी है पैसे कमाना, बट वो पार्टनरशिप नहीं फॉर्म करते। अरे हम 3 लोग मिलके है ना, जैसे मान के चलो अभी हम 4 फैकल्टीज है, हम 4 फैकल्टीज मिलके बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, बट हमारी लीगल या डीड भी नहीं बनी हुई है, पार्टनरशिप नहीं है, तो हम कौन है? हम है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। हम कौन है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अभी ये एओपी और जो बीओआई है, इनका कंसेप्ट आपको अभी थोड़ा डिटेल में नहीं समझ में आएगा, जब फाइनल में जाओगे या जब इसका स्पेसिफिक टैक्सेशन पढ़ोगे ना एओपी बीओआई का, तब समझेगा। अभी अपन सिर्फ एओपी बीओआई ये शब्दों को छू के छोड़ देंगे, बस ये याद रखना एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या रहता है। When 2 or more persons combine together for promotion of joint enterprise, joint enterprise दोनों मिलके कुछ काम कर रहे हैं, they are assessable as AOP when they do not constitute a partnership legally। मिलके काम कर रहे हैं बट पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं। देखो, अगर आपकी शादी हो गई तो आप पार्टनरशिप, ठीक है ना? अरे होगे नहीं, बट अगर आप रिलेशनशिप में हो और आपने पार्टनरशिप करने की है तो आप एओपी या बीओआई हो। ऐसा एग्जांपल कैसा लगा? याद रखने के लिए, ठीक, जिसको ठीक लगा उसने डूब के मर जाना। कंडीशन टू फॉर्म एओपी क्या होता है? पर्सन मस्ट ज्वाइन इन कॉमन पर्पस, कॉमन एक्शन एंड देयर ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू प्रोड्यूस इनकम, बट दे शुड नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप। अगर उनने पार्टनरशिप कर लिया तो फिर तो फॉर्म में आ जाएंगे ना। को हियर्स, को डोनीज ज्वाइनिंग टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस वुड बी असेसेबल एज एओपी। ठीक है, बस इतना ही है, याद रखना। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब क्या है? सेम चीज है, जो लोग को इनकम साथ में मिलती है उसको बीओआई बोलते हैं। को एग्जीक्यूटर्स, को ट्रस्टीज आर असेसेबल एज टाइटल्स एंड इंटरेस्ट आर इंडिविजिबल। टैक्स इज नॉट पेबल बाय द असेसी ऑन शेयर ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम बीओआई on which tax has been already paid to avoid double taxation। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, सुन लो। अभी देखो क्या हो गया, मैं और मेरा भाई है अमोल, ठीक है? मेरे एक दादाजी थे, मेरे दादाजी ने मेरे प्रणव और अमोल दोनों के नाम पे एक प्रॉपर्टी कर दिया था। अब हमने ये प्रॉपर्टी दे दिया रेंट पे, और ये प्रॉपर्टी से जो इनकम है वो हम दोनों को आ रही है। तो ये इनकम हम दोनों के हाथ में, हमारे शेयर्स डिविजिबल नहीं है, डेफिनाइट नहीं है, तो हमारे हाथ में टैक्सेबल होती है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के नाम से। ठीक है, अभी ये समझ में नहीं आया होगा, बस सिर्फ सुन लो और खुश रह जाओ, सिर्फ सुन लो और खुश रह जाओ। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एओपी बोलो कौन कौन होता है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फॉर्म, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में फर्क क्या होता है मालूम है क्या? ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर पर्सन्स होते हैं और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ इंडिविजुअल्स होते हैं। मतलब क्या है? 3 बंदे, प्रणव चांडक, अमोल चांडक और एक दोस्त मेरा, हम 3 मिलके बीओआई बनाएंगे, बराबर? प्रणव चांडक और एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ये दोनों मिलके बीओआई बना सकते क्या? क्यों सर? मैं तो इंडिविजुअल हूं, ये जो एबीसी लिमिटेड है सर ये इंडिविजुअल नहीं है। हाँ ये पर्सन है, ये कंपनी है ना, तो ये इनकम टैक्स के अंदर पर्सन तो है, बट ये इंडिविजुअल नहीं है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ इंडिविजुअल होते हैं, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर अदर देन इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। जैसे एक इंडिविजुअल है, एक कंपनी, एक फर्म है, ये तीनों मिलके कुछ काम कर रहे हैं, तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, अब ये पॉइंट यहां पे लिखे हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एओपी एंड बीओआई।
तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, देखो एओपी वॉलेंटरी गेटिंग टुगेदर फॉर डेफिनाइट पर्पस, बीओआई जस्ट अ बॉडी विदाउट एन इंटेंशन टू गेट टुगेदर। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आप जानबूझ के किसी पर्पस के लिए साथ में आते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या है, मैं और मेरा भाई हम लोग क्या साथ में आए क्या, नहीं, हमारे कोई इंटेंशन नहीं था, वो तो हमारे दादा ने हमारे नाम पे प्रॉपर्टी कर दिया तो हम दोनों को साथ में उसका शेयर मिल रहा है, तो हमारा जो टैक्सेशन है वो बीओआई के नाम से होता है। फिर मेंबर्स ऑफ बीओआई कैन बी इंडिविजुअल्स ओनली, जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है उसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स हो सकते। एओपी में जो मेंबर्स है वो इंडिविजुअल भी हो सकते, नॉन इंडिविजुअल भी हो सकते, ठीक है। अरे क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से बताओ, पर्सन में कौन कौन आता है, इंडिविजुअल आता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, बीओआई, एओपी 6। सातवां लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कंटोनमेंट बोर्ड, जिनको लोकल फंड्स का एक्सेस है, जिनको लोकल फंड का एक्सेस है। बस अभी के लिए इतना ही रखो। ये पीसी नोट जो है वो आपको बाद में बताऊंगा मैं एग्जम्पशंस के साथ, ये पीसी नोट मैं आपको बाद में बताऊंगा एग्जम्पशंस के साथ में। और सातवां लोकल अथॉरिटी, मतलब लोकल अथॉरिटी में क्या आता है, म्युनिसिपल अथॉरिटीज वगैरह वगैरह सारी चीजें आती। इनके अलावा अगर कोई आदमी बच गया तो उसको छोड़ देंगे क्या, नहीं, उसको नहीं छोड़ेंगे। एक बचा हुआ रेसिडुअल क्लॉज डाल दिया, एवरी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एवरी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एजेपी। अगर आप ये 6 में नहीं आते तो आप 7वें में आ जाएंगे। और ये क्या है, ये रेसिडुअल क्लॉज है। अगर असेसी किसी भी 6 कैटेगरीज में नहीं आता तो वो 7वें में आता, जैसे भगवान, डाइटीज, आइडल्स, ये लोग इस कैटेगरी में आते, नॉट फॉलिंग विद इन अबाउ कैटेगरी। तो पर्सन मतलब क्या होता है, पर्सन की डेफिनेशन में सर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, और इसके अलावा कोई और बच गया तो वो आता है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये रेसिडुअल क्लॉज है, मतलब बचा कुचा। अगर कहीं भी नहीं फंस रहे, अरे देखो हमको क्या है, हमको ये 7th वाला पॉइंट क्यों डाला हमने डिपार्टमेंट ने, कहीं फंसने में तो यहाँ पर अरे भैया टैक्स किसको भरना पड़ता, पर्सन को भरना पड़ता। अब कोई आदमी रहा बोले नहीं नहीं मैं तो ये पहले 6 में आता ही नहीं तो मैं टैक्स नहीं भरूंगा, बोले नहीं नहीं बेटा तू 6 में नहीं आता ना तो मुन्ना तू यहाँ आता 7वें में, फंस गया, कहीं उधर फंसोगे, कहीं तो फंसोगे, इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो उधर, और नहीं फंसा गई तो तू बचे हुए में आता, तू अलग एनी अदर कहीं ना फंसा जीपे में फंसेगा, एजीपी में फंस जाएगा भैया। अब देखो यह आपको कोई नहीं पूछने वाला है कि भैया इंडिविजुअल क्या होता है, एचयूएफ क्या होता है, कंपनी क्या होता है, बट ये नाम पता होने चाहिए, ये नाम आपको पता होने चाहिए कि भैया पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। अब एक और डायलॉग है, ये 3 चीजें पढ़ा देता हूं, बाद में छोड़ दूंगा, अभी के लिए ब्रेक दूंगा बाद में। पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, आगे चल के हम बहुत बार देखने वाले हैं कि भैया पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या है, जिसके पास 20% वोटिंग पावर है, मिनिमम 20% जिसके पास वोटिंग पावर है उसका कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपके पास देखो आप आगे वर्ड आपको यूज होने वाला है पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, ठीक है ना। कंपनी में किसी इंसान का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है वो इंसान के पास, वो कंपनी के मिनिमम 20% वोटिंग राइट्स है। मिनिमम कितना है, 20% वोटिंग राइट। तो याद रखना, अगर आपको किसी ने पूछा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या होता, तो बोले सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% वोटिंग राइट जिसके पास है
उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, बराबर। अरे हाउ क्या, याद रखो नलायको, याद रखो। यस सर। ठीक है, ये एवरेज टैक्स क्या होता है, एमएमआर क्या होता है, मैं आपको एक बार टैक्स लैब पढ़ाने के बाद में बताऊंगा। अभी बता के कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है इनकम टैक्स कैसे निकालना है, तो आपको ये बता के अभी कोई सेंस नहीं रहता। ठीक है, तो ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20%। ठीक है, अब यहां देखो लोकल अथॉरिटी के केस में एक पॉइंट था, मैं खत्म कर देता हूं। ये बोलता है इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी इज टैक्सेबल ओनली इफ it is derived from the business of supply of commodities। यार एक चार्ट बना लो, मैं आपको चार्ट देता हूं बना के, वो चार्ट बना लो। इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी, सप्लाई ऑफ वाटर एंड फ्रॉम सप्लाई ऑफ 1 2 वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा अदर कमोडिटीज। अच्छा, लोकल अथॉरिटी मतलब क्या होता है बेटा? लोकल अथॉरिटी मतलब सर वो चीज जो जिनको देखो जो लोग है ना, जो लोगों को, जो सिटी के अंदर, सिटी हो, विलेज हो, टाउन हो, उसके अंदर के जो लोगों को सर्विसेज देती है उसको लोकल अथॉरिटी बोलते हैं, बराबर। और जो लोगों से पैसे लेते हैं वो लोकल फंड रहता है, तो उनका एक्सेस होता है उनके पास। जैसे म्युनिसिपैलिटी कचरा वचरा लेके आती है, कचरा वचरा साफ करती है, तो 30 रुपए महीना लेते हैं सबसे। वो गाना आता ना रे, घर गाड़ी माला या घर से कचरा निकाल, सुना है क्या तुमने? हाँ, इरिटेट होता है। तो क्या बोलते हैं, देखो ये जो लोकल अथॉरिटी होती है इनका बिजनेस होता है, बिजनेस बोलो, या कभी कभी क्या होता है, ये लोकल अथॉरिटी, मानो बेटा वो जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहा है प्लीज ना करिए, प्लीज 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 प्लीज। तो ये लोकल अथॉरिटी क्या करती है, लोगों को पानी सप्लाई करती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। ठीक है, अब मान के चल लो हम पुणे रहते हैं, तो पुणे के अंदर एक लोकल अथॉरिटी है, और पुणे के थोड़ा दूर एक पिंपरी चिंचवड़ करके जगह है, अगर आपको पता होगा, वहां पे भी म्युनिसिपैलिटी है। ये निकाल दो जिसने किया होगा, जो नालायक ने किया है ये। तो वहां पे भी 2 लोकल अथॉरिटीज है। अब कभी कभी क्या होता, एक लोकल अथॉरिटी के पास में वाटर काफी है, दूसरे लोकल अथॉरिटी के पास में नहीं है, तो ये लोकल अथॉरिटी क्या करती, दूसरे लोकल अथॉरिटी को वाटर सप्लाई कर देती, उनको बोलती है कि भैया तुम ले लो हमारे से और तुम अपने लोगों को दे दो। तो ये फुकट में तो देती नहीं, इसके बदले वो पैसे लेती है, इसके बदले वो लेती है पैसे। तो बोलते हैं कि अगर आप वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो, चाहे ये हमेशा एग्जम्प्ट होता है, ये हमेशा एग्जम्प्ट होता है। मतलब अगर किसी लोकल अथॉरिटी को प्रॉफिट हो रहा है फ्रॉम द बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, चाहे अपने जुरिडिक्शन में दे या अपने जुरिडिक्शन के बाहर दे। देखो हर लोकल अथॉरिटी अपने लोगों को सर्विसेज देती है, वाटर सप्लाई करती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है कि नहीं करती? अरे आपके घर पे पानी आता ना नल में, कौन देता? भगवान नहीं, आपकी जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो देती है आपको। अरे हाउ कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कौन, गवर्नमेंट देती है क्या? नहीं, म्युनिसिपैलिटी देती है आपको। जो भी लोकल अथॉरिटी आपकी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, ग्राम पंचायत हो, नगर परिषद हो, वॉट एवर इट मे बी, तो उनका बिजनेस है लोगों को
वाटर सप्लाई करना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, कुछ और सर्विसेज देना, अदर कमोडिटीज प्रोवाइड करना। तो अगर वो अपने जुरिडिक्शन में सप्लाई कर रहे हैं, सुनो बात, अगर कोई भी लोकल अथॉरिटी अपने जुरिडिक्शन में लोगों को कुछ भी सप्लाई कर रही, तो वो उस होने वाली इनकम पे टैक्स नहीं लगता। अपने जुरिडिक्शन में सप्लाई करके जो भी इनकम होती है वो लोकल अथॉरिटी की इनकम एग्जम्प्ट होती है। क्या बोल रहा हूं मैं? अपने जुरिडिक्शन में आप कुछ भी सप्लाई करो, मतलब अपने लोगों को कुछ भी सप्लाई करो, उससे होने वाली इनकम एग्जम्प्ट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ सर। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी ओन jurisdiction outside jurisdiction, और वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी सप्लाई करो ये भी एग्जम्प्ट होता है, इससे होने वाली इनकम। आउटसाइड जुरिडिक्शन, इससे होने वाली इनकम भी एग्जम्प्ट होती है। अगर वाटर या इसके अलावा दूसरी कमोडिटीज देते हो अपने खुद के जुरिडिक्शन में, ओन जुरिडिक्शन में दे रहे हो, ये तो एग्जम्प्ट है। और आउटसाइड जुरिडिक्शन दे रहे हो तो सिर्फ ये टैक्सेबल होता। देखो यहां पे देखो, इसको ध्यान से देखो, अगर कोई लोकल अथॉरिटी सप्लाई करती है क्या, वाटर इलेक्ट्रिसिटी अपने खुद के जुरिडिक्शन में, या कोई भी कमोडिटी अपने जुरिडिक्शन में जो भी करे वो एग्जम्प्ट है, और वाटर इलेक्ट्रिसिटी अपने जुरिडिक्शन में करे एग्जम्प्ट है, बाहर वाले जुरिडिक्शन में करे तो भी एग्जम्प्ट है। मतलब टैक्सेबल क्या है? लोकल अथॉरिटी की कौन सी इनकम टैक्सेबल है? लोकल अथॉरिटी की सिर्फ अदर कमोडिटीज या सर्विसेज का सप्लाई करके, वो भी कहा अपने जुरिडिक्शन के बाहर, वो टैक्सेबल है, बाकी सब एग्जम्प्ट है। क्या मैं क्लियर हूं? क्या मुझे प्यार है यहाँ ऐसा खुमार है, क्लियर है? हाँ, तो यही लिखे होगा, देख ले एक बार पढ़ लेते। हाँ देख लेते, एक बार पढ़ लेते। इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी इज टैक्सेबल ओनली इफ इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटीज आउटसाइड इट्स ओन जुरिडिक्शनल एरिया। बराबर है, यही लिखे हुआ है ना? ब्रैकेट में लिखा है अदर देन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अगर आप बाहर भी सप्लाई कर रहे हो तो वो टैक्सेबल नहीं है। तो यहां लिखा है इनकम अराइजिंग फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इवन आउटसाइड इट्स ओन जुरिडिक्शनल एरिया इज एग्जम्प्ट। ठीक है, तो यहां अपना पर्सन का डेफिनेशन खत्म हो गया। हाँ जी, क्लासेस ऑफ कंपनी अपन ने ऊपर देखा था कंपनी के डेफिनेशन, और उसके नीचे बोला था कि भैया क्लास ऑफ कंपनी को हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लो आ गया अपना क्लास ऑफ कंपनी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास ऑफ कंपनी में बेसिकली डोमेस्टिक कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां सबसे पहले हमने देखा था कंपनी के डेफिनेशन के अंदर, क्या देखा था? कंपनी के डेफिनेशन के अंदर 3 टाइप की कंपनीज आती थी सर। पहली थी सर इंडियन कंपनी, दूसरी थी एनी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर फॉरेन लॉ, मतलब फॉरेन कंपनी, और तीसरा था कोई भी कंपनी जिसको सीबीडीटी डिक्लेयर करता है कि भैया तुम कंपनी हो तो तुम कंपनी हो। अब पहला जो डेफिनेशन था इंडियन कंपनी का, अपन देखते हैं सबसे पहले इंडियन कंपनी मतलब क्या होती है। इंडियन कंपनी मतलब वो कंपनी जो रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर। इंडियन कंपनी मतलब वो कंपनी जो फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर। मतलब सिंपल सी बात है, कंपनीज एक्ट 2013 में जो रजिस्टर्ड है उसको इंडियन कंपनी बोलेंगे। एंड लिखा है यहां पे, एंड है, एंड जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस इंडिया में होना चाहिए। आप इंडियन कंपनी तब होते हो जब आप इंडिया में रजिस्टर्ड हो एंड आपका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है। अगर आप इंडिया में रजिस्टर्ड हो बट आपका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया के बाहर है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आप इंडियन कंपनी नहीं हो। इंडिया में रजिस्टर्ड हो तो रजिस्टर्ड ऑफिस आपका इंडिया में होना चाहिए। इंडियन कंपनी मतलब वो कंपनी जो फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड है इंडियन लॉ के अंडर एंड जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया के अंदर है। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट में लिखा है इंडियन कंपनी इंक्लूड्स द फॉलोइंग इफ देयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज इन इंडिया। ये नीचे दी गई 1, 2, 3, 4 चीजें भी इंडियन कंपनी कहलाएंगी अगर उनका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया के अंदर है। पहला, अ कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर अ सेंट्रल लॉ,
सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट और किसी प्रोविंशियल एक्ट के अंडर अगर आप इनकॉर्पोरेटेड हो, एस्टैब्लिश्ड हो, तो आप भी इंडियन कंपनी होते हो फॉर द पर्पज ऑफ इंडियन टैक्स, सॉरी इनकम टैक्स, फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। एग्जांपल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या फिर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। अब ये एक्चुअल में है तो कॉर्पोरेशन, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ये एक कॉर्पोरेशन है, बट फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स ये इंडियन कंपनी का स्टेटस रखती है। तो इंडियन कंपनी के अंदर सिर्फ कंपनीज ही नहीं आती, नीचे दी गई चीजें भी आती है अगर उनका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है। पहला है कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर अ सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट और प्रोविंशियल एक्ट। दूसरा है एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी जिसको सीबीडीटी डिक्लेयर करता है कि भैया तुम कंपनी हो, तो वो कंपनी हो जाती है इंडियन कंपनी। बट कंडीशन क्या है, उनका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में होना। जम्मू एंड कश्मीर के लिए बोलते हैं कि अगर आप किसी कोई लॉ है जो जम्मू एंड कश्मीर में चलता है, आप उसमें रजिस्टर्ड हो तो भी आप इंडियन कंपनी रहोगे। और यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, दमन दीव और पौंडीचेरी के लिए कहा है कि भैया वहां पे जो लॉ चल रहा है अगर वो लॉ में भी आप रजिस्टर्ड हो तो भी आप इंडियन कंपनी रहोगे। सिंपल सी बात है। इंडियन कंपनी याद क्या रखना है, ये चार चीजें आपको याद नहीं रखनी है। सिंपल सी बात है, इंडियन कंपनी मतलब वो कंपनी जो फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर और जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है। जो कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड है इंडिया के लॉ के अंडर और जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है वो इंडियन कंपनी है। क्या ये क्लियर है? हाँ जी बोलिए बोलिए, डाउट क्या है? सर ये सेक्शन 217 सर ये क्लॉज है छोड़ दो कुछ काम का नहीं है वो। सेक्शन 17 का 2 का 17th क्लॉज है वो, ठीक है, वहां पे दिए हुआ है कि भैया कहां कहां बताया हुआ है। छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पढ़ना ही नहीं आपको। जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये है। इंडियन कंपनी का डेफिनेशन क्या है अपने लिए, इतना है बस। अब सर तुमने नीचे का क्यों दिया है? क्योंकि बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, मॉड्यूल के अंदर ये दिया हुआ है इसलिए मेरे को देना पड़ता। इसके अलावा एग्जाम पर्पस के लिए आपको काम का नहीं है ये नीचे वाला। सिर्फ एक कंडीशन है, रजिस्टर्ड होना अंडर लॉ इंडिया के अंदर, और दूसरा आपका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में होना चाहिए। ये इंडियन कंपनी की डेफिनेशन है अपने लिए। क्या ये क्लियर है आपको? यस सर। चलो आगे चलते। अब इंडियन कंपनी के बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जो कि टैक्सेशन पर्पस के लिए, इनफैक्ट रेट ऑफ टैक्स डिसाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डोमेस्टिक कंपनी का डेफिनेशन। डोमेस्टिक कंपनी मतलब क्या होता है? सेक्शन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, जहां जहां जरूरत रहेंगी मैं आपको बता दूंगा। डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक कंपनी मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि डोमेस्टिक कंपनी और इंडियन कंपनी दोनों एक ही चीज होती है, बट सुनो मेरी बात, डोमेस्टिक कंपनी और इंडियन कंपनी दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। डोमेस्टिक कंपनी मतलब पहला इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी हमेशा डोमेस्टिक कंपनी होती है, और दूसरा वो फॉरेन कंपनी जिसने इंडिया के अंदर डिविडेंड पेमेंट के लिए अरेंजमेंट करके रखा है, वो फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी कहलाएंगी। ऐसी फॉरेन कंपनी जिसने डिविडेंड पेमेंट के लिए इंडिया के अंदर प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट करके रखा है, उस फॉरेन कंपनी को आप डोमेस्टिक कंपनी कहोगे। मेरे साथ रिपीट करेंगे, वो फॉरेन कंपनी जिसने डिविडेंड पेमेंट के लिए इंडिया के अंदर प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट करके रखा है, ठीक है। देखो, एन इंडियन कंपनी हमेशा डोमेस्टिक होती है, चाहे पेमेंट के लिए अरेंजमेंट करे या ना करे। अब ऑब्वियस सी बात है सर, इंडियन कंपनी है तो उसको पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए इंडिया के अंदर अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा। बट साथ ही साथ एनी अदर कंपनी मतलब ऑब्वियसली फॉरेन कंपनी जिसने प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट करके रखा है काय के लिए, फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स विद इन इंडिया पेएबल आउट ऑफ देयर इनकम टैक्सेबल इन इंडिया।
सिंपल सी बात है, एनी फॉरेन कंपनी विच हैज मेड प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट फॉर पेमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन इंडिया इज ऑल्सो अ डोमेस्टिक कंपनी। मतलब इंडियन कंपनी ही डोमेस्टिक कंपनी रहेंगी ऐसा जरूरी नहीं है, फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी हो सकती अगर उसने डिविडेंड पेमेंट के लिए इंडिया के अंदर प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट करके रखा है। तीसरा है सर फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन। फॉरेन कंपनी मतलब वो कंपनी जो डोमेस्टिक नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो सारी कंपनीज जो फॉरेन कंपनी है बट जिन्होंने पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए अरेंजमेंट करके रखा है इंडिया के अंदर, भैया वो फॉरेन कंपनी नहीं गिनी जाएंगी, वो डोमेस्टिक कंपनी गिना जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई कंपनी है जो आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या भैया इन्होंने डिविडेंड के लिए अरेंजमेंट किया है? अगर अरेंजमेंट किया है तो ये डोमेस्टिक कंपनी है, और अगर इन्होंने डिविडेंड के लिए अरेंजमेंट नहीं किया है तो फिर ये फॉरेन कंपनी कहलाएंगे। क्या समझ में आ रहा है? ऐसी कंपनीज जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है और उन्होंने पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए इंडिया में अरेंजमेंट किया हुआ है, तो उनको अब फॉरेन कंपनी नहीं कहेंगे, उनको डोमेस्टिक कंपनी कहेंगे। और अगर उन्होंने, वो बताता हूं बाद में, वो आपके काम का नहीं है। वो डिविडेंड अरेंजमेंट में क्या क्या आता है वो आपके काम का नहीं है। उनको बेसिकली इंडिया के एक अकाउंट में ये करना पड़ता, उनको यहाँ पे एक आदमी रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ता, बट वो चीजें आपके काम की नहीं है, नहीं पूछेंगे एग्जाम के, तो उस पर दिमाग मत लगाओ। प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट बोल दिया ना, जो प्रेस्क्राइब्ड है वो अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, खत्म। ये प्रेस्क्राइब्ड क्या है? दिस कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। अगर डिपार्टमेंट को लगा कुछ और नया इंट्रोड्यूस करना है तो वो नई कंडीशंस इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये प्रेस्क्राइब्ड क्या है? ये रूल्स में दिया होता है, और वो आपको इसके लिए इंटर लेवल के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना एग्जीक्यूटिव में है वो। क्लियर है? हाँ जी, चलिए। तो फॉरेन कंपनी क्या है? वो कंपनी जो डोमेस्टिक नहीं है। हर कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है उसको फॉरेन कंपनी नहीं बोल सकते। अपन फॉरेन कंपनी उसको ही बोलेंगे जो डोमेस्टिक नहीं है। और डोमेस्टिक क्या है? एक तो इंडियन कंपनी डोमेस्टिक है, या वो कंपनीज जो इंडिया के बाहर पेमेंट ऑफ बाहर इनकॉर्पोरेटेड है बट उन्होंने डिविडेंड पेमेंट के लिए इंडिया में अरेंजमेंट करके रखा है, तो वो कंपनी भी अब हमारी डोमेस्टिक कंपनी है। ठीक है। फोर्थ वाला पॉइंट है कंपनी इन विच पीपल आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। ये पॉइंट में लिख दो, टू बी स्टडीड लेटर। क्यों सर, अभी तुमको नहीं आता क्या? मेरे को अभी आता है, बट तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम ये चीज झेल पाओ। अभी मैं बता भी दूंगा तो आपके सर के ऊपर से चले जाएगा। तो उसको अपन तब पढ़ेंगे जब हम IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, पढ़ने वाले। IFOS में आता है पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड कंपनी। क्या होती है? वो कंपनीज जिनमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है उसको जनरली पब्लिक कंपनी कहा जाता है। इनको वाइडली हेल्ड कंपनी कहा जाता है, और जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है उनको क्लोजली हेल्ड कंपनी कहा जाता है। सिर्फ ये बात सुन लेना और भूल जाना, वो कंपनीज जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है उनको वाइडली हेल्ड कंपनी कहा जाता है, और वो कंपनीज जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है उसको क्लोजली हेल्ड कंपनी कहते हैं। सुन लिया क्या ध्यान से? बहुत स्लो में बोला मैंने। हाँ, तो बस सुन लो, और ये बाकी चीज अपन बाद में कर लेंगे, इसको कोई अभी जरूरत नहीं है आपको इसकी। ठीक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनकम क्या होती है। हमने पढ़ लिया, अभी तक तो सारी डेफिनेशंस बता रहा था मैं आपको, अभी तक ऐसा था वार्म अप चल रहा था आपका। अब एक्चुअल में शुरू हुआ है इनकम टैक्स। अब एक्चुअल में शुरू हुआ है इनकम टैक्स। इसके पहले अपन सारा वार्म अप कर रहे थे। हाँ, ये जैसे खाना बनाने की प्रोसेस रहती ना, पहले सब्जियां काट के रख दिया, चावल वावल गिले कर लिए, दाल भिगा के रख दी, अब सब मटेरियल रेडी है, अब अपन सब्जी को छौंकते हैं। छौंकना क्या आप बोलते तो? इनकम एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। इनकम क्या क्या आती है? सेक्शन 224 डेफिनेशन देता है आपको इनकम की। इनकम मतलब होता क्या? अगर मैं नॉर्मल सेंस में बात करूं, इनकम मतलब क्या है?
तो इनकम मतलब कोई मॉनेटरी रिटर्न जो हमको पीरियोडिकली मिलता है, जैसे सैलरी हमको हर महीने के महीने मिलती है ना, जिसमें कोई रेगुलरिटी होती है। अगर मैं जनरल पर्पस की डेफिनेशन बात करता हूं, जनरल नॉर्मल सेंस में हम क्या बोलते हैं, इनकम मतलब वो चीज जो हम किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद कमाते हैं। एक आध बार जो मिलती है वो इनकम नहीं होती हमारी। इनकम मतलब वो चीज जो इस महीने आई है, अगले महीने भी आएंगी या ईयरली आती है, उसको इनकम बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, इनकम इज पीरियोडिक मॉनेटरी रिटर्न विथ सम सॉर्ट ऑफ रेगुलरिटी। विथ सम सॉर्ट ऑफ रेगुलरिटी मतलब हो सकता है आपको डेली मिले, हो सकता है आपको वीकली मिले, हो सकता है आपको मंथली मिले, हो सकता है आपको क्वार्टरली मिले, हो सकता है आपको सेमी एनुअली मिले, हो सकता है आपको एनुअली मिले, मतलब हर साल के साल मिल रही है, उसको इनकम बोलते हैं। ये जनरल डेफिनेशन है। बट याद रखना इनकम टैक्स पर्पस के लिए अगर आपको एक बार भी कोई रिसिप्ट हो गई तो उसको भी इनकम बोल सकते हो। रेगुलरिटी की जरूरत इनकम टैक्स में नहीं है। ठीक है, अगला वर्ड पढ़ते हैं। जनरली द वर्ड इनकम कवर्स रिसिप्ट इन द शेप ऑफ मनी और मनीज वर्थ। पैसों में भी, या कभी कभी पैसे की जगह इन काइंड हो तो भी चलता है, बट सारी की सारी रिसिप्ट आपकी इनकम नहीं होती। However, all receipts do not form the basis of taxation under this act. सारी की सारी हर वो रिसीट जो आपको होती है वो आपकी इनकम नहीं मानी जाती इनकम टैक्स एक्ट के लिए। क्या मतलब? क्योंकि इन्होंने इनकम की डेफिनेशन दी है। अभी तक जो मैंने बड़बड़ किया ना उसको भूल जाओ। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनकम की डेफिनेशन अलग से दी हुई है। कहां पे? सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अंदर। सेक्शन 2 क्लॉज 24 में इन्होंने इनकम की डेफिनेशन दी हुई है और ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है। वहां लिखा है इनकम इंक्लूड्स ये 26 पॉइंट्स, जिसको हमने 23 में कन्वर्ट कर दिया है। वैसे तो ये 26 पॉइंट्स है, ठीक है ना। और ये 26 पॉइंट, हर एक पॉइंट आप हेड्स ऑफ इनकम में पढ़ेंगे। बेटा बंद कर दो, म्यूट कर दो जिसका आवाज आ रहा है। ये आप हेड्स ऑफ इनकम में पढ़ने वाले हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये जो दिया है प्रॉफिट्स एंड गेन्स, ये पीजीबीपी का पार्ट है। ये जो डिविडेंड दिया है ये आईएफओएस का पार्ट है। ये जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की रिसिप्ट दी है सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13 में पढ़ोगे आप। ये प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है, ये सैलरी का पार्ट है। स्पेशल अलाउंसेस है, ये सैलरी का पार्ट है। ये छठवां वाला पॉइंट, पर्सनल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए जो अलाउंसेस देते हो ये सैलरी का पार्ट है। 7th वाला पॉइंट, ये वैल्यू ऑफ बेनिफिट ऑफ कंपनी, ये सैलरी का पार्ट है। ये जो 7th वाला है 28, 9th वाला बात कर रहा है 28 की, ये पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन बताता है। ये डीम्ड प्रॉफिट आपको सेक्शन 41, 59, सेक्शन 45 में जो इनकम कैपिटल गेन टैक्सेबल है वो। अब ये सर कैपिटल गेन में आता। सुनो, यहां पे डेफिनेशन तो डाली है इनकम की, बट ये डेफिनेशन अभी आपको नहीं समझ सकता। ये मैं आपको अभी समझा भी नहीं सकता। ये इसमें की हर एक चीज आपकी कवर हो जाएंगी हेड्स ऑफ इनकम के अंदर, और उसको अभी पढ़ना कोई सेंसिबल मैटर नहीं है, क्योंकि अपन इसको हेड्स ऑफ इनकम के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये जो सेक्शन 28 की बात कर रहा है ना, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 28, उसके अंदर अपने 9 पॉइंट्स है। सेक्शन 28 आपको 9 पॉइंट्स बताता है कि कौन सी इनकम सेक्शन 28 के हिसाब से पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी। तो अपन ये जो एक पॉइंट है ना, इसके 9 पॉइंट्स पढ़ने वाले। ये जो सेक्शन 45 की इनकम है, इसके खुद के 4 कंडीशंस है, वो सारी की सारी कंडीशंस पढ़ने वाले हैं। और वो सब पढ़ने के बाद में आप ये 23 को लिस्ट करना, एक बार आपको समझ में आएगा कि भैया ये 23 अपने पूरे के पूरे हो चुके हैं। तो इनकम क्या होती है ये मैं आपको ये 23 पॉइंट्स में नहीं बता सकता, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पे नीचे कहीं लिख देना, टू बी स्टडीड इन डिटेल अंडर
respective heads of income. इनकम किस किस टाइप की होती है या इनकम में क्या क्या इंक्लूडेड है। पहले ही दिन मैंने सेक्शन 4 में जो चार्ज का था, लेवी का था, मैंने उसमें आपको बताया था कि इनकम को अपन 5 हेड्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जो इनकम की डेफिनेशन है ना 224, इसमें वो 5 हेड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताए गए। तो वो पांचों पूरी की पूरी चीजें अपन अपने हेड्स में पढ़ेंगे। सर तुमने यहां पे क्यों दिया? क्योंकि बेवकूफ होगा वो ऑथर जो अपनी बुक के बेसिक में हेड्स ऑफ इनकम या इनकम की डेफिनेशन नहीं देगा, इसलिए हमने दे के रखी है। जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता वो पहले ये पढ़ता। अब पहले ये पढ़ना कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है सेक्शन 28 में कौन सी इनकम्स है, तो आप उसको समझ कैसे सकते हो? आप उसको एक बार रीड आउट कर लोगे तो वो दिक्कत होती है। इसलिए हम कहते हैं कि भैया क्लासेस लगानी चाहिए, बच्चे सेल्फ स्टडी करते। मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं। आपने इतना देखा मेरे को, अभी तक 2-3 दिन आप देख चुके होंगे, आप ये समझ गए होंगे कि भाई अपन एडवर्टीजमेंट नहीं करते, क्योंकि भगवान की दया से बहुत है भाई, जितना होना चाहिए उतना है और जितना रिक्वायर्ड है अपने लिए उतना भी है। तो फालतू का बच्चों को एडवर्टीजमेंट करवा के मतलब नहीं है। पर जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए देना जरूरी है, क्लास के बच्चों के लिए करने की ये जरूरत नहीं है। जिस दिन आपका खत्म हो जाएगा 5 हेड्स, वो दिन आके ये पूरे के पूरे 23 पॉइंट देखना, तो तुमको समझ में आएगा कि भैया ये एक पेज के अंदर कैसे दे दिया है इन्होंने। क्योंकि हर एक एक पॉइंट पे अपन 10-10, 15-15, 20-20 पेज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे। रेगुलरिटी ऑफ इनकम। क्या इनकम रेगुलर होना जरूरी है? जनरल पर्पस में इनकम रेगुलर होना जरूरी है, बट इनकम टैक्स पर्पस के लिए इवन इफ कैजुअल रिसिप्ट हो तो भी वो टैक्सेबल होती है इनकम टैक्स के अंदर। एग्जाम्पल, मेरे को एक बात बताइए, आपको लॉटरी लगी, क्या आप उसको अपनी इनकम बोलते हो जनरल में? नहीं। लॉटरी को अपन अपनी इनकम थोड़ी बोलते भाई। मैंने कुछ इनकम मतलब क्या है? मैं कुछ मेहनत करके कमा रहा हूं, वो मेरी कमाई है, वो मेरी इनकम है। लॉटरी अपनी इनकम नहीं है सर, वो तो नसीब से लगती है। बट इनकम टैक्स के लिए लॉटरी भी आपकी इनकम है और आपको टैक्सेशन में आपको उसका भी ट्रीटमेंट दिया है। जैसे अगर आपने देखा होगा केबीसी के अंदर किसी ने 7 करोड़ रुपए कमाए या 1 करोड़ कमाया, तो उसको 1 करोड़ मिलते नहीं है, उसको 30% कट के मिलता है, क्योंकि उस पर टैक्स लगता है। अब लॉटरी तो इनकम नहीं है, बट वो जनरल पर्पस के लिए सेक्शन 224 में लॉटरी इनकम है ऐसा स्पेसिफिकली बोला है, वो आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल है। तो अब क्या करते हैं ना, मतलब लिखा है भैया स्पेसिफिकली, जब सेक्शन में लिखा है इनकम की डेफिनेशन में नीचे लिखा है लॉटरी, लॉटरी इनकम है, तो आपको टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। आप क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। देखो, भरना है तो भरो, नहीं तो देश छोड़ के चले जाओ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ ना, बराबर है ना भाई। देश में रहना है तो देश का लॉ मानना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ के चले जाओ। इनकम मींस पीरियोडिकल monetary return coming from a definite source with some regularity. However, this does not mean that income which does not arise regularly will not be treated as income for tax purpose. जनरल में तो यही है कि भैया रेगुलरिटी होना चाहिए, बट इनकम टैक्स पर्पस के लिए ऐसा कुछ नहीं है। एग्जांपल, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कार्ड गेम्स which do not arise from definite source and do not have element of regularity are specifically included इन इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट। लिखा है इनकम की डेफिनेशन में कि लॉटरी इनकम है, तो क्या करते? लॉटरी इनकम मानना पड़ेगा। नहीं मान सकते तो क्या करना? देश छोड़ के चले जाओ। इवन अ सिंगल ट्रांजैक्शन कैन कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। अब बिजनेस मतलब क्या होता है सर? बिजनेस मतलब ऐसा जो काम हम रोज रोज करते हैं उसको हम बिजनेस बोलते हैं अपने, बराबर। जैसे मेरा बिजनेस है कोचिंग क्लासेस का, मैं रोज पढ़ाता हूं, तो ये मेरा बिजनेस है। बट टैक्सेशन पर्पस के लिए जरूरी नहीं है कि आप जो रोज काम करते हो उसको ही बिजनेस बोलेंगे। रिपीटेशन ऑफ सच ट्रांजैक्शन इज नॉट नेसेसरी अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अब मैंने क्या सोचा आपको पता है? सुनो, मैंने सोचा अपनी बैच कब खत्म होती है? 8 बजे बैच खत्म हो जाती लगभग। तो मैंने सोचा यार 8 बजे बैच खत्म हो जाती। और आपको एक बात बता दूं, मेरे को खिचड़ी बढ़िया बनाते हैं, खिचड़ी। और अभी पुणे के अंदर है ना, लॉकडाउन की वजह से कोई खिचड़ी विचड़ी वाले बेच नहीं रहे लोग। तो मैंने सोचा यार अपन एक काम करते,
8 बजे के बाद 1 घंटा खिचड़ी विचड़ी बना लेंगे और 9 बजे से 11 बजे तक एक स्टॉल लगा देते हैं खिचड़ी का, ठीक है। अब ये मैंने 15 दिन किया, क्या ये मेरा बिजनेस है? नहीं, मेरा बिजनेस है कोचिंग क्लास का। बट 15 दिन किया मैंने और मेरे को उससे अच्छे खासे पैसे भी कमाए, मैंने उससे 50-60 हजार रुपए कमाए। अब डिपार्टमेंट वाले आ गए, बोले ये तुम्हारी इनकम है। मैंने बोला भैया इनकम बिजनेस से होती है और बिजनेस वो होता है जो तुम रोज करते हो, मैंने तो सिर्फ 15 दिन करके छोड़ दिया, इस पे मैं टैक्स नहीं भरूंगा। वो बोलते फर्क नहीं पड़ता, वो जो तेरी बिजनेस की डेफिनेशन है ना वो नॉर्मल केस में है, बट इनकम टैक्स के अंदर अगर तू कोई एक्टिविटी एक आध बार कर लेता है और तेरे को उससे पैसे आ जाते हैं तो तेरे को उस पर भी टैक्स भरना पड़ेगा। तो रेगुलरिटी की जरूरत नहीं है, इवन रोज मिलती हो इनकम तो भी टैक्सेबल है, इवन इनकम एक आध बार भी हो जाए तो भी वो टैक्सेबल होती है। कैश में मिले काइंड में मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पैसे मिल रहे हैं वो भी आपकी इनकम है। अब क्या हो गया, मेरे को मालूम था कि भैया एक बच्चे की है ना टीवी की दुकान है, मेरे को टीवी चाहिए थी, उससे मेरे को फीस लेना था 30,000 रुपए, कितनी 30,000। मैंने उसको बोला एक काम कर यार, तेरी फीस कितनी है क्लास की? 30,000 ना, तो मेरे को तू 30,000 की टीवी ला देख। तो उसने मेरे को पैसे नहीं दिए, फीस नहीं पे किया, 30,000 की टीवी लाया। तो मेरी क्या ये 30,000 मेरी इनकम हुई है? मैंने बोला नहीं, मेरे को कहा पैसे कहा दिए उसने, तो बोले उसने टीवी तो दिया। मैंने बोला ठीक है टीवी पे टैक्स लो, 30% टीवी का तुम काट के लेके जाओ। बोले नहीं नहीं नहीं, अगर तेरे को इन काइंड कुछ मिलता है ना तो वो जो चीज तेरे को बदले में मिली है उसका फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। टीवी का फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? 30,000 रुपए। तो वो 30,000 रुपए पे तेरे को टैक्स भरना, समझ रहे हो बात को? हाँ। उसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट, इलीगल और टेंटेड इनकम। इनकम लीगल हो इनकम इलीगल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स दोनों पे लगता। मतलब ये जो मेरा काम है ये लीगल धंधा है, ये मेरा लीगल धंधा है, तो इस पे जो मैं पैसे कमा रहा उस पे भी टैक्स लगता, उस पे टैक्स लगता है। अगर मेरा कोई इलीगल धंधा है, अब मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, अच्छा एक बार ये सुन लो, ये पढ़ लो, फिर मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। इलीगल और टेंटेड इनकम, टेंटेड मतलब जो गंदी इनकम है, जो भरी हुई है। इनकम इज इनकम, पैसा पैसा होता है। दो टेंटेड विथ इलीगैलिटी, चाहे वो इलीगल हो पैसा पैसा होता है। इलीगल इनकम इज ऑल्सो टैक्स्ड, इलीगल इनकम पे भी टैक्स लगता है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं, ऐसा यहां पे लिखे हुआ है। और मैं आपको बता दूं ये बुक के अंदर गलत नहीं लिखे हुआ है, तो बताओ मेरे को इलीगल इनकम पे टैक्स लगता, ऐसा कहना चाह रही है? देखो सर, लीगल इनकम पे टैक्स लगता बराबर है, बट इलीगल इनकम मतलब क्या? वो जो आपने गलत काम करके कमाए हुए। समझ लो मेरा है ना वो जो अफीम रहता ना, अफीम, हेरोइन, अफीम, ये सप्लाई करने का धंधा है नहीं, बस एग्जांपल के लिए, दिल पे मत लेना। अब वो इनकम इलीगल है क्योंकि वो लीगल नहीं है वो धंधा करना, हीरोइन सप्लाई करने का। मैं हेरोइन सप्लाई कर रहा हूं, तुम बोलते हो कि उस पे भी टैक्स लगेगा। बताओ कौन बेवकूफ ऐसा इंसान है जो अपनी इलीगल इनकम गवर्नमेंट को दिखाएगा और बोलेगा मेरे को इस पे टैक्स भरना है? अरे कोई बोलेगा क्या ऐसे? आप बोलोगे क्या? कोई नहीं बोलेगा। फिर यहां पे लिखा कैसे है कि इलीगल इनकम पे भी टैक्स लगता? मैं ये जानना चाहता हूं। अरे लिखा है ना इलीगल इनकम पे भी टैक्स लगता, कैसे? हाँ सर, तो लीगल इनकम पे अगर टैक्स अगर हम लोग भरेंगे तो वो लीगल हो जाएगा? नहीं, ओ मेरे बाबा, देख इनकम दो टाइप की होती है। ये जो एक इलीगल वाला आपका कंसेप्ट है ना, दो, एक तो ब्लैक मनी, व्हाइट मनी होता है। व्हाइट मनी मतलब वो मनी जिस पे मैंने टैक्स भरा है। ब्लैक मनी मतलब, ब्लैक मनी बहुत लोग सोचते हैं ब्लैक मनी मतलब वो पैसा जो गलत तरीके से कमाया, नहीं। ब्लैक मनी मतलब वो पैसा जिस पे आपने टैक्स नहीं भरा है। मैंने कमाया तो सही तरीके से है बट मैंने उस पे टैक्स नहीं भरा, तो वो ब्लैक मनी हो गया। ठीक है, ब्लैक मनी अलग चीज है। ब्लैक मनी वो चीज है जिसपे मैंने टैक्स नहीं भरा। इलीगल मनी या इलीगल इनकम मतलब वो इनकम जो तुमने इलीगल एक्टिविटीज करके कमाई हुई है। जैसे मान के चलो मैं प्रणव सांडक हूं ना, मैं 300 बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, मेरा पुणे में इंस्टीट्यूट है। मैंने इस बार समझ लो एक बैच में 300 बच्चों को पढ़ाया, 300 स्टूडेंट्स को। 300 स्टूडेंट्स में से 200 स्टूडेंट्स जो थे वो ऑनलाइन वाले थे, तो इनका पैसा पूरा का पूरा बैंक में आया। और जो 100 स्टूडेंट्स थे ना, ये मेरे फेस टू फेस बैच वाले, सामने सामने, तो इन्होंने मेरे को कैश दिया।
अब इन्होंने मेरे को कैश दिया तो मैंने कैश ये अपने घर के लॉकर में दबा के रख दिया, इसका कोई ट्रेस ही नहीं था, गवर्नमेंट को पता ही नहीं चला ये पैसे मेरे पास आए। तो मैंने गवर्नमेंट को बताया कि भैया मैंने सिर्फ 200 बच्चों को पढ़ाया हुआ है और 200 बच्चों के पैसों पे टैक्स भर दिया, तो ये जो बचे हुए 100 बच्चों की जो इनकम है ना मेरी, ये मेरी हो गई ब्लैक, ये मेरा हो गया ब्लैक मनी, क्योंकि ये अमाउंट पे मैंने टैक्स नहीं भरे हुआ है। ठीक है। और इलीगल इनकम मतलब बच्चों को पढ़ाने के अलावा मैंने अभी बताया ना आपको कि अपन अफीम का धंधा करते हैं, तो अफीम को बेच के जो मैंने पैसे कमाए हैं वो मेरे इलीगल इनकम है। देखो बच्चों को पढ़ाना इलीगल थोड़ी है बे, बच्चों को पढ़ाना इलीगल है क्या? ये क्या इलीगल धंधा है क्या? नहीं, ये लीगल है। इलीगल क्या है? अफीम बेचना, हेरोइन बेचना, ड्रग्स बेचना, तो वो बेच के जो पैसे कमाया वो इलीगल है। अब मान लो मैं ड्रग्स बेचता हूं जो कि लीगली मना है, और मैं इतना अच्छा इंसान हूं कि जो ड्रग्स बेच के पैसे कमाता हूं ना, गवर्नमेंट को मैंने बोला चलो मैं इस पे तुमको टैक्स देता हूं, कोई आदमी ऐसा करेगा क्या? अरे पागल है क्या? दिमाग 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 ठिकाने में है ना मेरा? मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा क्या कि भैया मैंने ये ड्रग्स बेच के पैसे कमाए हैं, ये लो इसका टैक्स? गवर्नमेंट क्या बोलेंगी? इधर 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 सट के देंगी कान के नीचे, बोलेंगी ये करना मना था। बोला मैं टैक्स तो दे रहा हूँ ना साहब, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं टैक्स तो दे रहा हूँ, देखो मेरी नीयत तो बहुत अच्छी है। बोले नियत भी छोड़, तू ये काम गलत कर रहा है। ऐसा नहीं। तो कभी भी इलीगल इनकम पे जो पैसे कमाने वाला आदमी है ना, वो खुद से टैक्स नहीं भरता, बट जब पकड़ा गया, अगर मान के चल लो मैं ड्रग्स का काम कर रहा हूं, मैं पकड़ा गया, तो मेरे को बाकी एक्ट के तहत पेनल्टी तो लगेंगी, साथ ही साथ मेरे को जो इनकम मैंने कमाई है इलीगल बिजनेस से, उस पर टैक्स भी भरना पड़ेगा। अब समझे कि इलीगल इनकम पे टैक्स कब भरते हैं? जब पकड़े जाते हैं। अगर पकड़े नहीं गए तो भरेंगे ही नहीं अपन। समझ रहे हो? कैसे बताना इलीगल वाला? इलीगल इनकम पे टैक्स कब लगता? कोई इंसान इतना भगवान नहीं रहता कि खुद से इलीगल इनकम गवर्नमेंट को डिक्लेयर कर दे और बोले ये लो इलीगल इनकम पे का टैक्स। नहीं, ऐसा कोई नहीं रहता। अगर आप पकड़े गए इलीगल एक्टिविटी करते वक्त, तो आपको बाकी एक्ट के तहत पेनल्टी पनिशमेंट तो होंगी, साथ ही साथ वो जो इलीगल एक्टिविटी से आपने पैसे कमाए हैं उस पे आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा, उस पे आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा। उसके बाद डिस्प्यूटेड इनकम मतलब वो इनकम जिस पे डिस्प्यूट चल रहा है। हेलो, एक सेकंड। मतलब वो इनकम जिस पे डिस्प्यूट चल रहा है, मेरे भाई और मेरे बीच के अंदर झगड़ा चल रहा है, मेरे को लग रहा है मेरी इनकम है, मेरा भाई बोल रहा है मेरी इनकम है, बम मारा एक में को। डिपार्टमेंट आया, असेसिंग ऑफिसर आया। असेसिंग ऑफिसर मतलब वो आदमी जो इनकम को असेस करता है। बेटा आवाज बंद कर देना। ओए, असेसिंग ऑफिसर मतलब वो आदमी जो मेरी इनकम को डिटरमाइन करता। असेसिंग ऑफिसर आया मेरे पास, बोलता कि टैक्स भर। मैंने बोला भाई मेरी इनकम नहीं है, झगड़ा चल रहा है, मेरे भाई को टैक्स मांग। मेरे भाई के पास गया, वो बोलता है मैं नहीं भरूंगा, मेरे भाई को मांग। फिर क्या? डिपार्टमेंट बोलता तुम मेरे पास आए तो मैं उसका नाम बोल रहा, वो उसके पास गए तो मेरा नाम बोल रहा, ये तो डिस्प्यूटेड इनकम है, बराबर है। तो बोलते नहीं 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 नहीं, जब तक तुम्हारे झगड़े चल रहे हैं ना, तब तक इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल होंगी जिसको इनकम मिल रही है। जैसे एक घर है, वो मेरा है या मेरे भाई का है, इस पे डिस्प्यूट चल रहा, हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, तो बोलते हैं वो घर का जो रेंट जिसको मिल रहा है वो टैक्स भरेंगे तब तक जब तक कोर्ट ये डिस्प्यूट सेटल नहीं करता। ठीक है, डिस्प्यूटेड इनकम। फिर उसके बाद कॉन्टिंजेंट इनकम। कॉन्टिंजेंट इनकम मतलब क्या है? कॉन्टिंजेंट मतलब क्या? अनसर्टन, जिसका हैपनिंग या नॉन हैपनिंग किसी इवेंट पे डिपेंड करता है। मतलब मैंने सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो मेरे को 2 लाख रुपए आएंगे, क्या ये मेरी इनकम है? नहीं, अनसर्टन है। कॉन्टिंजेंट इनकम जो है वो इनकम नहीं होती है जब तक कॉन्टिंजेंसी होती नहीं है। मतलब जो इवेंट जिसपे मेरे पैसे आने डिपेंडेंट है, वो इवेंट जब तक होता नहीं है तब तक इनकम मेरी असर्टन नहीं होती है, अक्रू नहीं होती है। तो जब तक वो इवेंट नहीं होता तब तक इनकम नहीं मानी जाती। कॉन्टिंजेंट इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर कॉन्टिंजेंट इनकम पे टैक्स लगने लग गया तो मैंने सोचा यार इस बार अपने कम से कम 2000 पेन ड्राइव बिकेंगे।
2000 पेन ड्राइव के हिसाब से मैंने अपने कैलकुलेशन कर लिया और डिपार्टमेंट मेरे को पैसे मांगने आ गया। मैंने बोला ये बावले है क्या, रुक रुक रुक, पहले पेन ड्राइव बिकने तो दे, वो जो इवेंट है 2000 पेन ड्राइव बिकने का वो होने तो दे, बराबर ना। गिफ्ट इनकम फिर से बोलो। बेटा कॉन्टिंजेंट इनकम इनकम नहीं रहती, इनकम फिक्स्ड रहती है, आने वाली 6 तो वो इनकम है। अगर कॉन्टिंजेंट है तो वो फिक्स्ड नहीं है, और अगर कॉन्टिंजेंट फिक्स्ड नहीं है तो उसको इनकम नहीं बोला जा सकता, उस पे टैक्स नहीं लगता, कॉन्टिंजेंट इनकम पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद पर्सनल गिफ्ट IFOS में पढ़ेंगे। हाँ जी सर एक डाउट है, कॉन्टिंजेंट इनकम में गिफ्ट से मतलब गिफ्ट या ऐसे कुछ, इससे अगर कुछ पैसे वगैरह मिल जाए तो वो इंक्लूड हो सकता है क्या? गिफ्ट देखो, गिफ्ट मिलने के बाद में एक गिफ्ट होता है। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी शादी होने वाली है और आपको दुनिया भर के गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, तो सिर्फ ये सोच से तो आप पे डिपार्टमेंट टैक्स नहीं लगा सकता ना। जब एक्चुअल में शादी हो जाएंगी, एक्चुअल में गिफ्ट मिल जाएंगे, तब टैक्स लगा सकते। देखो कैसा है, अभी बोले न्यू ईयर है, अभी वैलेंटाइंस डे है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को गिफ्ट देने वाला है, वो कॉन्टिंजेंट है। हाँ, गिफ्ट देने के बाद में उस पर टैक्स लगेगा। गिफ्ट देने के पहले तुम मन के अंदर सोच रहे हो कि भैया अभी तो 14 फरवरी आ ही रहा है, तो अपने को गिफ्ट तो मिलेगा ही, तो उस पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं मांगेगा ना, आप देने वाले हो। मिलने के बाद दे सकते, ठीक है ना। एक आध बढ़िया सी कोई डायमंड रिंग विंग दे दी किसी को तो अलग बात है, ठीक है ना। तो गिफ्ट क्या होता है सर, गिफ्ट कैसे टैक्सेबल होता है, ये अपन IFOS में देखेंगे पूरा का पूरा सेक्शन 56 to 10 के अंदर, ठीक है। पिन मनी, पिन मनी मतलब घर खर्च। पिन मनी मतलब क्या है, वो पैसा जो चुपता है, ऐसा पिन मनी क्या होता है बे? पिन मनी क्या होता है भाई? अरे भैया मम्मी को जो पप्पा पैसे देते हैं ना घर खर्च के लिए, वो पिन मनी होता है। वो मम्मी को जो पप्पा घर खर्च के लिए पैसे देते हैं वो मम्मी के लिए पिन मनी होता है, ठीक है ना। पिन मनी इसलिए कहते हैं क्योंकि पप्पा जब मम्मी को पैसे दे रहे हैं तो पप्पा को चुभता है ये, तो इसलिए पिन मनी कहते हैं उसको, ठीक है। जोक नहीं था, पांचट था, हंसना नहीं है इस पे। पप्पा जो मम्मी को देते हैं, अब जब पप्पा अपने घर खर्च के लिए अपने बिजनेस से पैसे देते हैं तो पप्पा को ड्राइंग का डिडक्शन नहीं मिलता, पप्पा को ड्राइंग का डिडक्शन नहीं मिलता, और इसीलिए पिन मनी मम्मी के हाथों में इनकम नहीं होती, उस पर मम्मी को टैक्स नहीं लगता। सुने क्या? पप्पा जब अपने बिजनेस से पैसे ड्रॉ करते हैं ड्राइंग्स, तो वो ड्राइंग्स का पप्पा को अपने बिजनेस में डिडक्शन नहीं मिलता, तो मम्मी के हाथ में पिन मनी टैक्सेबल नहीं होता। पिन मनी मम्मी की इनकम नहीं होता है। और जैसे कि हर औरत ये करती है, जितने घर खर्च के लिए पैसे बचते हैं उसमें से कुछ ना कुछ वो बचा लेती है, तो जो सेविंग्स है उससे अगर कोई एसेट वो खरीदती है तो उसको कैपिटल एसेट माना जाता है, और उस पे कैपिटल गेन्स, वो जब एसेट वो बेचती है तो उससे कैपिटल गेन मिलेगा, लगेगा, ठीक है। ये बातें सब दिमाग के ऊपर गई होंगी, सिर्फ सुन लो। हाँ सर एक डाउट है, जैसे कि पिन मनी है, वैसे वो वाइफ मतलब हस्बैंड के पास होता है, एक तरीके से तो उसको टैक्सेबल है ना, क्योंकि वो अपने इनकम से दे रहा है, वो इनकम पे तो टैक्स लगता है ना। ये बात चल रही है मम्मी की, पापा को छोड़ दो भाई। मेरे कहने का मतलब ऐसे होता है हमेशा, लड़कियों को पप्पा से ज्यादा अटैचमेंट होती है, बराबर है। मम्मी की बात चल रही है, ये जो पिन मनी मम्मी को मिलते हैं मम्मी के हाथों में टैक्सेबल नहीं होते। लिखा है पिन मनी रिसीव्ड बाय वुमेन, मनी गिवन टू वुमेन बाय हर हस्बैंड फॉर रनिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द किचन वुड नॉट बी इनकम इन द आइज ऑफ लॉ। किसकी इनकम नहीं होंगी? मम्मी की इनकम नहीं होंगी। मम्मी की इनकम इसलिए नहीं होती है क्योंकि पप्पा को डिडक्शन नहीं मिलता, ठीक है। पप्पा को छोड़ दो, अरे हर बार पप्पा पप्पा मत करो, कभी तो मम्मी का सोचो यार तुम। एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड यूजिंग सच मनी, और वो पैसे बचा के वो कैपिटल एसेट होते हैं इन द हैंड्स ऑफ लेडी, और लेडी जब ये एसेट को ट्रांसफर करती है तो सेक्शन 45 की इंप्लीकेशंस लगती है, जो कि हम कैपिटल गेन में पढ़ेंगे, अभी कोई काम का नहीं। क्लियर है? आप जो पप्पा का एंगल सोच रहे हो वो एंगल ऐसा है कि जब पप्पा पर मंथ 10,000 रुपीज निकालते हैं अपने बिजनेस से, तो उनको इसका डिडक्शन नहीं मिलता,
डिडक्शन नहीं मिलता। डिडक्शन नहीं मिलता मतलब जब टैक्स कैलकुलेट करते हो वो टैक्सेबल होता है, ये अमाउंट भी आपको टैक्सेबल होता है। बस यही मैं बोला था, बस मैं इसको लंबाना नहीं चाहता हूं क्योंकि उतना समझने के लिए अभी आप काबिल नहीं हुए हो। मैं तो सारी बड़ी बड़ी बातें बोल दूंगा, आप सोचते रह जाओगे बाद में कि क्या बोल दिए, ये कहां से आई है ये, इसलिए ठीक है। तो अपन मम्मी की बात करते, लमसम रिसिप्ट। अब ये जो रिसिप्ट है ये लमसम हो या इंस्टॉलमेंट में मिले, इकट्ठा मिले या इंस्टॉलमेंट में मिले, फर्क नहीं पड़ता, पैसा तो पैसा होता है, तो उस पर भी टैक्स लगता है। रिसिप्ट इन लमसम और इंस्टॉलमेंट वुड नॉट अफेक्ट द टैक्सेबिलिटी। पैसा मिल रहा है पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। अगर आपको एरियर्स ऑफ सैलरी लमसम अमाउंट में मिल रही है तो इट विल बी स्टिल हिज इनकम, इट वुड बी स्टिल हिज इनकम, ठीक है। अभी तक की ये जो सारी बातें थी ये कोई काम की नहीं थी, सॉरी टू से दिस, बट ये बातें सही में आपके कोई काम की नहीं। ये बातें आपके दिमाग के पूरी ऊपर से जानी चाहिए। आपको लग रहा होगा आपको समझ में आ गई, बट ये आपने सुना है और आपके दिमाग में ये फिट कर लिया, बट इसके एक्चुअल में टैक्स इंप्लीकेशंस क्या होते हैं ये आपको अभी तक समझ में नहीं आएगा। अगर तुमको समझ में आ गया तो तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। मेरे को मालूम है ये तुमको समझ में नहीं आएगा, आना ही नहीं चाहिए। अगर तुमको लग रहा है कि तुमको समझ में आ गया तो ये तुम अपने आप को दिलासा दे रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं अभी तक टैक्स कैसे लगता, तो आपको समझ, तो ये सिर्फ सुनने की बात है। अभी देखो कैसा है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब जब जब जहां जहां काम पड़ेगा ना तो मैं आपको बोलूंगा देखो याद करो, मैंने बोला था वो मम्मी के हाथ में सेविंग्स, तो खट 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 क्लिक हो जाएगा। मैंने ये गिफ्ट्स का, टेंटेड इनकम का, कैश में हो काइंड में हो, तो ये कहीं देखेंगे अपन कि भैया इनकम उसको काइंड में मिल रही है, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था स्टूडेंट से फीस के जगह पे मैंने 30,000 रुपए का टीवी लिया, तो टीवी का थोड़ी 30% उसको तोड़ के देने वाला हूं, तो वो टीवी की फेयर मार्केट वैल्यू देखूंगा। आज में जिस दिन मेरे को मिला उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी और उतना अमाउंट मेरी इनकम है। समझ रहे हो बात को? यस सर। अब यहां पे ये कुछ तो भी चीज दी हुई है, रेलेवेंस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय असेसी 11th ये 10th, यहां पे लिख दो टू बी स्टडीड लैटर। ये भी, ये देखो ये बेसिकली है ना पूरा का पूरा हेड्स पे है। सैलरी में क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है, पीजीबीपी में क्या होता है, कैपिटल गेन्स में क्या होता है, आईएफओएस में क्या होता है। अब जब जब मैं ये हेड्स पढ़ाऊंगा तब तब आपको यहां पे लेके आऊंगा और ये चीजें बताते रहूंगा, ठीक है। ये रेवेन्यू रिसिप्ट और ये है तो यहां पे लिख लेना, पीजीबीपी में पढ़ेंगे अपन। एप्लीकेशन और डाइवर्जन ऑफ इनकम ये भी पीजीबीपी में पढ़ेंगे अपन, ठीक है।